ये टॉपिक बहुत ही सेंसर्ड है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। किसी आदमी को अगर कोई कंसर्न हो अपनी सेक्सुअल हेल्थ को लेके, उसके पास कोई होता नहीं है बात करने के लिए एक्सेप्ट फॉर गूगल में वो कहीं पढ़ लेगा या दोस्तों से लिया हुआ ज्ञान। तो आप डेटा और इन्फॉर्मेशन से ही गैदर करेंगे जो भी गैदर करेंगे, और इसी तरह हमारे पास जितने आते हैं लोग उतने नॉलेज के साथ आते हैं। कई पेरेंट्स को कंसर्न होती है कि इसकी कोई सेट फ्रीक्वेंसी भी है जिसे हम नॉर्मल मान सकते हैं, मेरे बच्चे को कमज़ोरी तो नहीं आ जाएगी। कल मेरे पास एक व्यक्ति आए, उनका इलाज तो बच्चे का दूसरी चीज़ के लिए था, उसको वैरिकोसील की बीमारी थी और हम ट्रीटमेंट उसके लिए कर रहे थे। बट उनने मुझे अलग से बेटे को बोला, बेटा ज़रा बाहर हो जाना, ये ना मुझसे चुप चुप कर अभी रात को बहुत मास्टरबेट करने लगा है। तो इसमें भी कुछ एज वाइज होता है क्या इतने साल तक के बच्चे का, सो दैट पेरेंट्स को एक आइडिया है, अननेसेसरीली चिंता ना करें। बहुत मुश्किल है ये नाप तोल पेरेंट्स को मेजर करना। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वेदर अ गर्ल इज वर्जिन और नॉट, ये उससे सवाल किया जाता है। हाउ विल यू इंश्योर दैट या हाउ विल एनीबडी इंश्योर दैट? किसी तरीके से आप क्या लड़की ने या क्या लड़के ने पहले संबंध रखे हैं नहीं पता कर सकते हैं, और कोई वर्जिनिटी टेस्ट नहीं होता है। राइट एज फॉर सर्कमसिजन जैसे जिन ट्रेडिशंस में करते हैं तो वो क्या बहुत अर्ली कर लेते हैं? वो क्या सब करते बहुत अलग हो गया है, यानी कि देखिए अब हम वक्त के साथ चेंज होते जा रहे हैं, तो हर कोई अब बहुत अवेयर है, जानकार है, तो इसलिए वो उसी तरीके से बढ़ रहे हैं। अब हैं? ईडी के लिए तो देर आर ड्रग्स, अभी रिसेंटली शायद इनके लिए भी कुछ तो आई है, SSRI टाइप का कुछ। शीघ्र पतन या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन इरेक्शन प्रॉब्लम से काफ़ी अधिक मात्रा में कॉमन है। ये कोई बेडरूम इशू हो रहा है या इंटीमेसी इशू हो रहा है, वो डॉक्टर से पूछने में इतना एम्बैरेस फील करता है, वो सोचता है यार मैं अपने दोस्त से ही पूछ लूँ। दो मैसेजेस इसमें से, एक ये रिस्की मेडिकेशन नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये फीलिंग आती है कि दवा खा लेंगे तो हमें रिस्क हो जाएगा। आजकल हम देख रहे हैं लोग शादियां लेट करते हैं एंड नॉर्मली सेक्सुअल एक्टिविटी तो पहले ही स्टार्ट हो चुकी होती है, चाहे कोई अपने घर पे डिस्कस करे या पेरेंट्स से डिस्कस करे या नहीं। इनमें से सबसे अहम जो है एक प्री मैरिटल टेस्टिंग। आप एम्प्लॉयमेंट के लिए जाते हैं, आप नौकरी करने जाते हैं, और आपका एक प्री एम्प्लॉयमेंट हेल्थ चेकअप होता है। कोई बच्चा है 13 साल का या 14 साल का, उसका पेरेंट कंप्लेन कर रहा है कि इसने गांठ खोली है। तो ये गांठ खुलना जो होता है ये स्किन का मूवमेंट की टर्म है। फ्रीक्वेंसी ऑफ मास्टरबेशन, सो इस फ्रीक्वेंसी में नॉर्मल क्या है? कोई भी चीज़ जो आदत ना बन जाए, जो कि आदत भी मैं बोलूँगा, आदत नहीं बोलूँगा, एक इस तरह की लत ना बन जाए कि सारा अटेंशन वहीं पे हो। कुछ लोग कहते हैं मास्टरबेशन से भी लिंग में टेढ़ापन आता है, हाउ ट्रू इज इट? टेढ़ापन भी आ सकता है, फ्रैक्चर भी हो सकता है। For every small or big concern a woman has, there is one very clear, very respectable answer. Go to a gynecologist. No hesitation, no confusion. But when it comes to men, suddenly everything becomes quiet. If a man has a concern, whether it's a sore, a swelling, a doubt, or something as common as erectile issues, where does he go? Google, a friend, or those mysterious brands on the roadside that scream Mardana Takat ki kami, Shighra Patan ka ilaj. And let's be honest here, those words exactly don't build confidence, they create even more embarrassment. Somewhere between shame, stigma, and a lot of misinformation, men's health, especially the sexual health, often gets ignored. And many continue to suffer silently, thinking either this is normal or even worse, this is something to be ashamed of. Even as a doctor, I will admit for a long time I didn't fully realize that there is a proper evidence based and highly specialized branch in medicine dedicated exactly to this. So today we are addressing a very simple but important question. Is there a gynecologist for men? And if yes, when should someone go and where? To break the myths, remove the awkwardness, and bring dignity back into this conversation, we have with us someone who has been working in this field for decades. Let us talk about men's health openly, honestly, and maybe even with a little smile. Today, a woman can walk into a clinic and openly discuss, even opt for procedures like breast augmentation, hymenoplasty, with clarity, counseling, and medical safety. But when it comes to men, even talking about something like penile size or enhancements feel almost forbidden. Why is that? Is it because of lack of awareness or because of the shame attached to it? And more importantly, are these procedures even safe? Do they really work? Are they painful? Or are men being misled by half knowledge and unrealistic expectations from their friends, from their surroundings? At the same time, we are also seeing a shift in men's overall health. Over the years, testosterone levels are reportedly declining. Stressful lifestyles are taking a toll on desire and performance, and infertility is no longer just a woman's issue. It is very much a shared concern today.
So instead of whispers, assumptions, and roadside claims, today let's bring this conversation into light. Let's understand what is real, what is myth, and what modern medicine actually offers. Because men's health deserves the same dignity, clarity, and scientific approach that a woman's health has gradually received. And to guide us through these very real, very human concerns, we have with us an expert who deals with this every single day. Today, we have with us Dr. Vineet Malhotra, a highly experienced urologist, andrologist, and sexologist with over 2 decades of clinical expertise. With advanced training in urology and a strong focus on male infertility, sexual health, Dr. Malhotra has been at the forefront of minimally invasive urological care in Delhi NCR. His work not only spans complex surgical procedures but also extends into patient education, helping break the silence around men's health and issues that are often overlooked. Thank you for coming and choosing to share your knowledge with us. First of all, I'd like to start by asking कि professionally इतने आगे होने के बाद जर्नी में what is your routine like? थैंक यू मुझे आज बुलाने के लिए और सो मैं रूटीन की बात करूं तो कई सारी चीज़ें हैं। काम का रूटीन होता है, एक काम वर्क लाइफ बैलेंस, यानी कि किस तरीके से हम अपने नॉर्मल लाइफ को वर्क के साथ किस तरह बैलेंस कर सकते हैं, उसका एक रूटीन होता है। कुछ अपने पर्सनल चॉइसेस का रूटीन है, उसके लिए वक्त निकालना, और कुछ पैशन, पढ़ाना मेरा पैशन है, तो किस तरीके से मैं टाइम निकालूं कि मैं उस पैशन को भी फुलफ़िल करूं। ये सारी चीज़ों को बैलेंस करना कोशिश करते हैं। कहाँ पढ़ाते हैं आप? मैं महीने में 2 दिन गुजरात जाता हूँ। सो मेरा ही अल्मा मेटर है जहाँ से मैंने तकरीबन 22-25 साल पहले ट्रेनिंग करी थी। आई एम फॉर्चुनेट, मेरी खुशनसीबी है कि मुझे उनने इनवाइट किया हुआ है और मैं वहाँ पर महीने में 2 दिन पढ़ाने जाता हूँ। मुलजी भाई पटेल यूरोलॉजिकल हॉस्पिटल है नडियाड, गुजरात में। सर, आपने कुछ पेपर्स की भी बात करी थी, आप शायद कुछ पब्लिकेशंस पे भी काम कर रहे हो, व्हाट आर दे अबाउट? सो रिसर्च दूसरा पैशन है। अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखें तो हमारे देश में नॉलेज बहुत है, हम हार्ड वर्किंग भी हैं, हम केपेबल भी हैं, बट हम अपने काम को ना तो कलेक्ट करते हैं डेटा को, और ना उसको प्रेजेंट करते हैं। ये बहुत ज़रूरी, बहुत अहम हिस्सा है। हम पीछे क्यों रह जाते हैं, पर्टिकुलरली वेस्टर्न नेशन से। अगर आप देखें, अमेरिकी एक हैबिट रही है टू प्रोजेक्ट, हम प्रोजेक्ट नहीं कर पाते हैं। बहुत अर्ली ही हमने समझा है कि ये बहुत ज़रूरी है, एंड फॉर दैट रीज़न अब हम जितना भी डेटा कलेक्ट करते हैं, हम उसको एक किस्म से वो करते हैं, एनालाइज करते हैं, और फिर उसके अंदर से जो भी हमें मैसेज निकलता है उसको पब्लिश करने की कोशिश करते हैं। तो रिसर्च एक्टिविटी काफ़ी हमारा, अगेन इट इज़ अ पैशन इन आवर हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट, एंड हम उसको पब्लिश करते हैं। रिसर्च पेपर लिखने में तो बहुत मशक्क़त लगती है, एंड विद दैट काइंड ऑफ रूटीन जहाँ आप सर्जरीज भी कर रहे हो, पढ़ाने भी जा रहे हो, रिसर्च पेपर भी लिख रहे हो, हाउ डू यू मैनेज टू टेक आउट टाइम फॉर योर सेल्फ? बिकॉज ज़्यादातर मतलब लुकिंग एट योर फिटनेस इट डज नॉट लुक लाइक कि आप 25 साल से प्रैक्टिस में हो या इस प्रोफेशन में हो। नहीं, कोई भी चीज़ टीम वर्क के बिना नहीं होती है, एंड आप को ये फॉर्च्यून होना चाहिए, गुड फॉर्च्यून होना चाहिए, खुश नसीबी होनी चाहिए कि आपकी टीम आपके साथ जुड़ी है। मैं इसका क्रेडिट अकेले ले ही नहीं सकता हूँ। अगर मेरी टीम ये सपोर्ट ना करे तो हम उस किस्म का रिसर्च, उस किस्म की पब्लिकेशन ना कर पाएँ। सो जो मेरे मेंबर्स हैं मेरी टीम के, चाहे वो डॉक्टर अनिल हों, चाहे वो डॉक्टर अभिनव हों, ये सब एक अहम हिस्सा हैं। इसलिए, और प्लस मेरे जो सपोर्ट स्टाफ है, नीरज हो गया, ये सब मेरे सपोर्ट स्टाफ, और इन सब की ही मदद से हम वो रिसर्च पेपर्स पब्लिश कर पा रहे हैं। सो इट इज़ अ टीम वर्क, ये एक किसी पर्सन का एफर्ट नहीं है। अच्छा, ड्यूरिंग योर कॉलेज टाइम मतलब सेक्सुअलिटी या हम कहें मेंस हेल्थ इज ऑफन अ टॉपिक जिसके बारे में कोई ज़्यादा सोचता नहीं है। सो व्हाट लेड यू टू मेक दैट चॉइस टू स्टडी एंड्रोलॉजी? मतलब आम लोगों को तो पता ही नहीं होता। इनफैक्ट मैं डॉक्टर हूँ, मुझे ही नहीं पता था एंड्रोलॉजी भी कुछ एस्पेक्ट है। मतलब हमेशा ये लगता था, कोई पूछता भी था कि अच्छा गायनेकोलॉजिस्ट तो होता है, पर अगर कोई आदमी है वो बेचारा कहाँ जाए? तो कैसे आपको ये चीज़ ने इंस्पायर करा दैट यू हैव टू चूज दिस सब्जेक्ट? मेरे मेंटोर टीचर डॉक्टर रूपिन शाह मुंबई से रहे हैं, एंड मैंने पहली बार उनका लेक्चर सुना था। सो बिफोर, मैंने यूरोलॉजी भी लेने से पहले मुंबई में मैं एज यूरोलॉजी रेजिडेंट बिफोर माय ट्रेनिंग एक कॉन्फ्रेंस में गया था, और वहाँ पर वो लेक्चर दे रहे थे, एंड आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड बाय हिज नॉलेज डेफिनेटली, बट बाय द वे ही वाज कंडक्टिंग हिमसेल्फ। एंड ये कंडक्ट मेरे लिए एक बहुत इम्प्रेशनेबल कंडक्ट था, एंड आई अस्पायर्ड कि कैन आई रीच दैट कंडक्ट। एंड मैंने देखा कि मैंने फिर उसके बाद जितनी भी बार इंटरेक्ट किया, मुझे वही कंडक्ट सबसे बेस्ट लगा, एंड उस तरीके से मैं जो उनकी एक्सपर्टीज़ एरिया थी,
जो कि एंड्रोलॉजी है उसकी तरफ खिंचा। सो व्हेन आई टुक अप यूरोलॉजी ही बिकेम माई मेंटर एंड टीचर फॉर एंड्रोलॉजी। एंड अगेन बहुत आसान था मेरे लिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी इम्प्रेस हो चुका था उस कंडक्ट से, तो मेरे लिए बहुत ईजी था उसको ट्रांसलेट करके प्रॉब्ली एंड्रोलॉजी को अपना सब्जेक्ट चुनना। हालांकि इस प्रोसेस में वक्त लगा, ऐसा नहीं है कि मैं शुरुआत से यही करना चाहता था। आई थिंक अ लॉट ऑफ थिंग्स कम विद रियलाइजेशन, अपॉर्चुनिटी एंड सम गुड लक, बिकॉज क्या चीज़ आप कर पाते हैं, क्या चीज़ आप पैशनेट हैं किसके बारे में, और क्या आपको वो चीज़ उतना रिटर्न देती है। तो इट्स जस्ट मैटर ऑफ सारी चीज़ों को एक ही समय पे जुड़ जाना, उसका मैं किस्मत कहूँगा। इंडिया में ये टॉपिक बहुत ही सेंसर्ड है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इनफैक्ट अगर कोई बच्चा भी पूछता है मैं कैसे आया, तो पेरेंट बोलते हैं हम तुम्हें वहाँ से उठा के लाए थे, या तुम्हें चिड़िया छोड़ गई थी, या कुछ ना कुछ ऐसा एक्सप्लेनेशन देते हैं। एंड नॉर्मली किसी आदमी को अगर कोई कंसर्न हो अपनी सेक्सुअल हेल्थ को लेके, उसके पास कोई होता नहीं है बात करने के लिए एक्सेप्ट फॉर गूगल में वो कहीं पढ़ लेगा या दोस्तों से लिया हुआ ज्ञान। सो आपके पास जब पेशेंट पहुंचता है तो वो ऑलरेडी गूगल से तो काफ़ी पीएचडी कर चुका होगा। सो सबसे बड़ा मिथ या सबसे फ़नी चीज़ जो पेशेंट से आपको पता लगी कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ऐसा भी कुछ ज्ञान है विच वॉज़ वेरी अनयूजुअल टू यू, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस आप शेयर कीजिए। सो कई सारी चीज़ें आज तो हम जितना गूगल कहें, चैट जीपीटी कहें, क्लाउड कहें, इंफॉर्मेशन ये इंफॉर्मेशन का युग है। सो आप डेटा और इन्फॉर्मेशन से ही गैदर करेंगे जो भी गैदर करेंगे, और इसी तरह हमारे पास जितने आते हैं लोग उतने नॉलेज के साथ आते हैं। अब तो हम दो किस्म से लोगों को देखते हैं, और बहुत अम्यूजिंग होता है, क्योंकि एक तरफ वो पेरेंट्स होते हैं जो कि बैठे होते हैं और अपना सर पकड़ के बैठे होते हैं कि हम क्या करें कि ये मतलब अब वो नहीं है कि हमें डिफेंड करना पड़ रहा है, क्योंकि उसके साथ अगर उसका पेरेंट आया है तो वो खुद ही हमें बोल रहा है कि हम परेशान हो चुके हैं, ये रात भर चैट जीपीटी देखता है, नई नई बीमारियों का इजाद करता है अपने मन में, और अब देखिए ये किस तरीके से पूरा का पूरा आउट ऑफ बैलेंस, असंतुलन में चले गया दिमागी तौर पर, बिकॉज इसने जितनी चीज़ें उससे लिंक कर सकते हैं सारी चीज़ें अपने आप के ऊपर लिंक कर ली हैं। और बहुत सारी चीज़ें पर्टिकुलरली देखिए सेक्सुअल कंडीशंस के बारे में तो कोई बात करना नहीं चाहता है, तो वो तो वहीं से इन्फॉर्मेशन देखता है। हमारे पास आम तौर पर जो एक सबसे कॉमन मिथ एग्जिस्ट करती है वो नॉकटर्नल इमिशन से लेकर है, यानी कि नींद में वीर्यों का शरीर से निकलना। और कहीं ना कहीं हमारा जो एंशियंट कल्चर है, सिर्फ हमारा नहीं, इवन वेस्टर्न कल्चर में एग्जिस्ट करता है, इसका लिंक इससे बना है कि वीर्यां शरीर के या तो ब्लड से या किसी आम प्रोटीन से बनती हैं, और जब ये शरीर से निकलता है तो वो हिस्सा बॉडी से निकल जाता है। ये क्लियर मिसकंसेप्शन है, मिथ है। अगर आप एम्ब्रियोलॉजी में चले जाएँ कि किस तरह से स्पर्म बनते हैं, सीमन बनता है, तो उसका इसके साथ कोई लिंक नहीं है। बट ये इतना गहरी इसकी इतनी गहरी पहुँच है लोगों के मन में कि ये मानते हैं कि ये हमने शरीर से लूज़ किया तो ये हमें एक सीमित गिनती का मिलता है, और ये ख़त्म हो रहा है हमारे शरीर से, और ये हमारे शरीर को खोखला कर रहा है। सो आप हैरान होंगे कितने सारे मरीज़ हमारे पास केवल इसलिए आते हैं कि उनको या स्वपन दोष जिसको कहते हैं, या धात सिंड्रोम कहते हैं, यानी कि इस तरीके से ये वीर्यों का निकल जाना एक शरीर के लिए हानिकारक चीज़ मानकर, और उसी का इलाज ढूंढते रहते हैं, हर तरीके से उसका इलाज ढूंढते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट शायद आपने इसके साथ छेड़ा है, बिकॉज आजकल मैं देख रही हूँ मेरा बेटा 7th क्लास में है, एंड बच्चों के बीच में ये डिस्कशंस हो रहे हैं आमतौर पे। उन्हें ये नहीं पता कि ये बीमारी है, इसे छुपाना है, इसे बताना है। पेरेंट्स को ये नहीं पता बच्चों के साथ इस टॉपिक को किस तरह से अप्रोच करना है। सो फॉर ऑल द पेरेंट्स जिनके बच्चे इस एज ग्रुप में हैं जहाँ वो एडोलेसेंट एज को अप्रोच कर रहे हैं, सो उनको आप क्या बताना चाहोगे इसके बारे में, नाइटफॉल के बारे में, या जो आपने बोला, बहुत इज़ इट बहुत नॉर्मल? स्ट्रेंज चीज़ है। मेरा बच्चा भी, जो छोटा बेटा है, वो भी तकरीबन इस उम्र का ही है, एंड उसने रिसेंटली ऐसा एक एपिसोड फेस किया। सो इसमें अगर आप इसको एक नेचुरल ग्रोथ का हिस्सा समझाएं कि अब आपकी उम्र बढ़ रही है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इसके साथ कुछ नए प्रोसेसेस, कुछ नई चीज़ें आपके शरीर के साथ शुरू होती हैं, जिनके साथ आप यदि नींद में कुछ डिस्चार्ज करते हैं जो कि यूरिन नहीं है, जो कि पेशाब नहीं है, तो उससे घबराना नहीं है। ये शरीर के एक परिवर्तन का समय है। कुछ परिवर्तन के साथ आपकी आवाज़ बदलेगी। वो कौन सी चीज़ें पहचानते हैं? वो पहचानते हैं कि उनके चेहरे पे बाल आने शुरू होंगे, उनकी आवाज़ गहरी होगी। इस चीज़ को हम लिंक कर सकते हैं कि भई शरीर के ग्रोथ में हर हिस्से की ग्रोथ हो रही है। इसलिए अब आपके प्राइवेट बॉडी पार्ट्स जो हैं, जैसे कि हम ऑर्गन की बात करते हैं, जैसे कि हम
टेस्टिकल्स अंडकोश की बात करते हैं, इनका भी साइज़ बढ़ेगा और जब जब साइज़ बढ़ता है, हार्मोन इनमें ज़्यादा आता है, तो इनमें कभी-कभी कड़कपन भी आएगा और उस कड़कपन के साथ नींद में डिस्चार्ज भी हो सकता है। ये स्वाभाविक है, ये नेचुरल है। जब हम ये समझाते हैं उनको, तो वो इसको एक नॉर्मल बॉडी बॉडी प्रोसेस, जैसे कि उनकी आवाज़ बदली, ये तो अब उन्होंने देखा है और उसको उन्होंने कभी भी हार्मोन के साथ लिंक नहीं किया है। आप ही उनको बता सकते हैं कि देखिए वो भी हार्मोन का ही बदलना था। वो चेहरे पे जो बाल आए वो भी एक हार्मोन का ही बदलना था, इसी तरह ये भी एक हार्मोन का बदलना है, तो उनके लिए फिर ये समझना बहुत आसान हो जाता है। इसमें कई पेरेंट्स को कंसर्न होती है कि इसकी कोई सेट फ्रीक्वेंसी भी है जिसे हम नॉर्मल मान सकते हैं, मेरे बच्चे को कमज़ोरी तो नहीं आ जाएगी। कई पेरेंट्स ऐसे कहते हैं, डॉक्टर साहब मेरे बेटे ने ना रात को ना कुछ करा, उसके साथ रगड़ लिया। वो ढंग ढंग से शायद एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते, बड़ी एम्बैरेसमेंट के साथ, जैसे कोई न्यूज़ है ऐसे आके वो नरेट करते हैं और उसने गांठ खोल ली अपनी। कई लोग इस तरह से बोलते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों का जॉइंट नहीं खुला होता है, उस जॉइंट के बारे में नॉलेज नहीं है, खोल सकते हैं। कई लोग मालिश में बचपन में ही तेल मालिश करके उसको खोल लेते हैं। वो करना भी चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसको नेचुरली होने देना चाहिए, उसके बारे में आप कुछ एजुकेट कीजिए। कई सारे सवाल बीच में आ गए, मैं एक-एक करके कोशिश करता हूँ। इसमें एक तो मास्टरबेशन मिथ के बारे में बात करते हैं। कल मेरे पास एक व्यक्ति आए, उनका इलाज तो बच्चे का दूसरी चीज़ के लिए था, उसको वैरिकोसील की बीमारी थी और हम ट्रीटमेंट उसके लिए कर रहे थे, बट उनने मुझे अलग से बेटे को बोला, बेटा ज़रा बाहर रुक जाना, और फिर पूछा, मुझे लगा कोई और चीज़ पूछनी होगी। उन्होंने बोला, ये ना मुझसे छुप-छुप कर अब ये रातों को बहुत मास्टरबेट करने लगा है। आप उसको बताइए कि ये बहुत गलत चीज़ है, इसको नहीं करनी चाहिए, इससे नुकसान होगा। मैंने सवाल पिता से पूछा, मैंने बोला, क्या तकलीफ़ होती है? ज़रा मुझे बताइए, ये क्यों ख़राब है शरीर के लिए? तो उन्होंने बोला, ये तो ख़राब है, हमने सुना हुआ है ये ख़राब है। फिर मैंने उनको बताया कि साइंटिफिकली ये शरीर के लिए ख़राब नहीं है और इस उम्र में आप हार्मोन का रिलीज़ यदि यहाँ नहीं करेंगे, तो आप कहीं न कहीं और करेंगे, वो और ख़तरनाक होगा। या आपके मन के अंदर वो सेक्सुअल अर्ज कोई और रूप लेगा और या आप उसको एंगर या फ्रस्ट्रेशन की तरह बाहर करेंगे। तो उससे तो मच बेटर है, ये तो बहुत बेहतर है कि ये घर पे करके रिलीज़ कर रहा है, उस अर्ज को रिलीज़ कर रहा है जो उसके लिए रिलीज़ करना ज़रूरी है। मैंने बोला, अगर आप अत्याधिक तौर पे देखते हैं या किसी गलत तरीके से देखते हैं, वो अलग चीज़ है। बट एक ग्रोथ में, एक उम्र में ये स्वाभाविक है कि बच्चे ये कर सकते हैं, उसमें हम उनको कुछ नहीं कहने वाले हैं। ये उस पिता को समझना एक और समझाना एक हमारा कर्तव्य है, एक हमारा पर्पस है, हमें बताना ज़रूरी है कि कितने हद तक ये चीज़ें ओके हैं और क्या ये कुछ नुकसान कर सकती हैं कि नहीं। आम तौर पर हमें ये मच लेटर लाइफ़ में जब शादी हो जाती है और लोग परफ़ॉर्म नहीं कर पाते हैं, तब आकर एक्चुअली बताते हैं कि मैंने बचपन में बहुत मास्टरबेशन किया था, इसलिए मुझे परेशानी हो रही है। उसके बारे में बाद में बात कर लेंगे, बट ये भी एक तरीका होता है। दूसरी चीज़, आपने फाइमोसिस के बारे में बात की, ये जो गाँठ जो खुलती नहीं है या स्किन जो हिलता नहीं है, 6-7 साल की उम्र तक ये एक्सेप्टेबल है कि ये थोड़ा टाइट रहेगा और हम इसका कुछ ज़्यादा नहीं करते, जैसे बताया थोड़ा मालिश, नहाते वक़्त थोड़ा पानी पोर करके उसको आगे पीछे करना, इतना कोशिश करते हैं। यदि इसके बाद ना हो, तो फिर सजेशन ये है कि आप अपने डॉक्टर से मिल लीजिए, वो आपको बता सकते हैं कि इसके साथ कैसे डील करना चाहिए, इसको क्या करने की आवश्यकता है। ओके, तो मतलब ये गांठ नेचुरली खुल जानी चाहिए। आम तौर पर 6-7 साल की उम्र तक खुल जानी चाहिए। अगर ये नहीं खुलती है तो डॉक्टर के पास आना डॉक्टर के चाहिए। पास आना चाहिए। कई बच्चों की उस उम्र में कुछ क्रीम्स वगैरह से खोली जा सकती है, तरीके होते हैं। और कुछ बच्चे या फिर वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं, तो तब उनके लिए एक छोटा प्रोसीजर, जिसको कि हम सर्कमसिशन कहते हैं, करने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो ये डिपेंड करता है कि यदि उस उम्र तक ये नहीं रिज़ॉल्व हुआ, तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो जिस पेरेंट को इस बारे में पता ही नहीं है कि गांठ खुली या नहीं खुली, कैसे पता करें वो? आम तौर पर ना एक स्कूल एग्ज़ामिनेशन होता है, जहाँ पर 2-3 चीज़ें देखी जाती हैं। स्कूल में? स्कूल में। अब पता नहीं, मैंने ये अब थोड़ा-सा कम कॉमन देखा है, एटलीस्ट हम जहाँ पर बड़े होते हैं वहाँ पर एक रूटीन हिस्सा होता है कि स्कूलिंग के दौरान 2 बार एक स्कूल एग्ज़ामिनेशन होता है, जिसमें बेसिकली कुछ चीज़ें देखी जाती हैं। अंडकोश की गोलियाँ जगह पे आई हैं कि नहीं आई हैं और स्किन खुल रहा है या नहीं खुल रहा है। ये डॉक्टर स्कूल में अवेलेबल होते हैं, होता है, अभी भी होता है। तो वो स्कूल एग्ज़ामिनेशन में चेक करते हैं। या पेरेंट्स को, माता-पिता को इतना ज्ञान हो कि वो ये देख रहे हैं कि स्किन पीछे हो रहा है या नहीं हो रहा है। आजकल जिस तरह की इन्फॉर्मेशन वाली दुनिया है, वो आ जाते हैं हमारे पास, पेरेंट्स इस उम्र तक आ जाते हैं। हमें इनफैक्ट डर ये लगता है कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं कुछ चीज़ों के बारे में, जैसे कि साइज़ बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि कितना साइज़ होना चाहिए किस उम्र में। प्यूबर्टी बच्चों की कैसे होती है, अब ये नहीं पता होता है कि लड़कियों की प्यूबर्टी पहले आती है, लड़कों की प्यूबर्टी बाद में आती है। अगेन हम उसी तरीके से समझाते हैं। सबको पता है एक उम्र होगी जब लड़कियां लड़कों से लंबी रहेंगी, ये उनकी अर्ली ग्रोथ का हिस्सा है, उनकी प्यूबर्टी भी इसी प्रकार से अर्ली आएगी।
फिर वो उम्र जब वो छठी सातवीं में आ जाएंगे, आठवीं में आ जाएंगे, लड़के ग्रो होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अब उनकी प्यूबर्टी हिट करी है 13-14 साल पे, लड़कियों की 11-12 साल पे हिट कर चुकी होती है। तो ये अंतर समझना बहुत ज़रूरी होता है। राइट। इनफैक्ट आपने ये बोला क्रीम्स, सपोज कोई बच्चा है 13 साल का या 14 साल का, उसका पेरेंट कंप्लेन कर रहा है कि इसने गांठ खोल ली है, तो क्या उसमें इन्फेक्शन या ऐसा कुछ भी चांस होता है अगर इतने लेट में जाके बच्चे ने मास्टरबेशन करने में ही खोल ली या कुछ? इज इट समथिंग एबनॉर्मल? सो ये गांठ खुलना जो होता है, ये स्किन का मूवमेंट के टर्म है। दो जगह पर ये अटक सकती है। इसको या तो स्किन ही टाइट होता है जिसे हम फाइमोसिस कहते हैं, या फ्रेनुलम पे टाइट होती है जहाँ पर ये जुड़ता है हेड के साथ। दोनों चीज़ों की एडिक्वेट मूवमेंट, यानी कि मूवमेंट जिससे कि उसके ऊपर चोट ना आए, वो एक स्वाभाविक चीज़ होती है। उतना मूवमेंट होना चाहिए और जिस उम्र पे भी हो जाए वो चीज़ ठीक है। जब हम इसको खींच के कोशिश करते हैं तो वहाँ पर हम इस पे इंजरी कॉज कर सकते हैं, कभी कभी ब्लीडिंग भी हो सकती है, वो उचित नहीं है। बच्चे या तो इंजर कर सकते हैं इसको मास्टरबेशन के वक्त, या जब संबंध करने की कोशिश की जाती है थोड़ा से बड़ी उम्र में, तो वहाँ भी लड़कों में या युवक में ये दिक्कत आ सकती है। इसलिए इनका मूवमेंट होना ज़रूरी है। यदि नहीं होती हैं तो उन्हें अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। सो क्या इसका पीनस की ग्रोथ पे भी कोई असर होता है कि अगर सपोज फाइमोसिस है तो ग्रो ही नहीं करेगा या ग्रोथ कम रह जाएगी? क्योंकि नहीं। ऐसा भी सवाल आता है कई लोगों के मन में। नहीं, नहीं, इससे कभी कभी बहुत रेयरली कुछ टेढ़ापन टिप पे आ सकता है, बट आमतौर पर ये ग्रोथ के ऊपर कोई असर नहीं करेगा। और अगेन ये एक मिथ है मन में, ग्रोथ को लेकर तो बहुत मिथ है। बच्चों को हम खिलाते हैं, अभी हम बात कर रहे थे शुगर, बच्चों को ठूस ठूस के खाना खिलाते हैं, बेटा खा खा खा, बेटा हो जाता है मोटा। अब मोटे के पन की वजह से लिंग का साइज़ छोटा दिखता है। साइज़ छोटा दिखता है तो फिर पहुंच जाते हैं इसका तो लिंग बड़ा ही नहीं हो रहा है, देखो ये तो 13 साल का हो गया। हम जब फैट को पीछे करते हैं तो हम देखते हैं, देखिए लेंथ तो बिल्कुल ठीक है, आपने चर्बी कम करनी है। तो कहीं ना कहीं जो लिंक है वो साइज़ का इससे लिंक्ड है कि हम उसको किस तरीके से देख रहे हैं। ये एक मिसकंसेप्शन बहुत ज़्यादा है कि पिनाइल साइज़ की अबनॉर्मैलिटी कॉमन चीज़ है, यानी कि लिंग के लेंथ का कम होना बहुत आम चीज़ है, ऐसा नहीं है, बहुत रेयर चीज़ है। आम तौर पर इसकी ग्रोथ ठीक रहती है। अब हर किसी का अलग, किसी का नाक लंबा है, किसी का नाक छोटा है, सबका बराबर तो नहीं होगा। हम उसी माप तोल पे निकलते रहते हैं। सो इसका कोई, जैसे हम ब्लड प्रेशर की बात करते हैं तो हम कहते हैं ना भाई 180 120 80 आपका नॉर्मल रेंज है, तो इसमें भी कुछ एज वाइज होता है क्या इतने साल तक के बच्चे का, सो दैट पेरेंट्स को एक आइडिया है, अननेसेसरीली चिंता ना करें और अगर कहीं पे एक्चुअली कंसर्न है तो वो डॉक्टर के पास पहुंच पाए? बहुत मुश्किल है ये नाप तोल पेरेंट्स को मेजर करना, इसीलिए हम कहते हैं ये डॉक्टर ने करना है, क्योंकि हम स्ट्रेच्ड पीनाइल लेंथ कहते हैं, यानी कि उसको हड्डी से मापते हैं और स्ट्रेच करने के बाद मेजर करते हैं। बट इसके स्केल हैं, उम्र के हिसाब से कितना ये लेंथ होना चाहिए इसका स्केल है, ये डॉक्टर ही बता सकेगा। अंडकोश की गोली का भी उस तरह से एक स्केल है कि टेस्टिकल की ग्रोथ का साइज़ कैसा होना चाहिए बच्चों की, लड़कों की उम्र बढ़ते हुए। तो ये एक पीडियाट्रिशियन बता सकता है, बच्चों का जो डॉक्टर है, बच्चों की जो डॉक्टर है वो बता सकते हैं कि किस माप तोल में, किस स्केल में उसकी ग्रोथ हो रही है। और इसका एक रेंज होता है, यहाँ से यहाँ तक नॉर्मल है, इससे कम कम माना जाता है, ज़्यादा को तो हम खैर यहाँ पर कुछ कहते नहीं हैं। सो बेसिकली पीडियाट्रिशियन के पास जाएंगे ऐसे पेरेंट्स जिनको ही कंसर्न है, या यूरोलॉजिस्ट के पास आएंगे? यदि इलाज की संभावना आई तो यूरोलॉजिस्ट के पास जाना है। यदि नॉर्मल सी, क्योंकि देखिए पीडियाट्रिशियन के पास, बच्चों के डॉक्टर के पास तो आना जाना रहता ही है, सर्दी ज़ुकाम बुखार कुछ भी रहा वो जाने ही वाले हैं, वैक्सीनेशन के लिए जाने वाले हैं। सो जो बच्चों के डॉक्टर के पास तो बहुत सारे मौके आएंगे उनको एग्जामिन करने के लिए, वो अपनी विजिट से अलग नहीं होने वाले, वैक्सीन के लिए चले गए, उन्होंने देख लिया, तो उनके पास 5-6 साल 8 साल वैक्सीन तो उसके बाद होता ही नहीं है ना ज़्यादा कुछ। 10 साल पे भी एक होता है। और आजकल तो वो हो गया ना, अब तो इन्फ्लुएंजा के भी वैक्सीन होते हैं जो सीज़न में, हर सीज़न में पर लग हर रहे कोई हैं। नहीं लेता ना, मैंडेटरी भी नहीं है। लेना चाहिए। सो मैं प्रॉब्ली यहाँ पर कुछ मैसेजेस और दे रहा हूँ। वैक्सीनेशन सिर्फ इस उम्र में नहीं, बट हर उम्र में ज़रूरी है। और यहाँ पर बच्चों के लिए, मैं बड़ों के लिए भी कहूँगा कि सीजनल वैक्सीनेशन लेनी चाहिए। बड़ों को उम्र के साथ HPV एक बीमारी है जो कि सेक्सुअल कांटेक्ट के ज़रिए होती है, दोनों मर्दों के लिए और महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। सो अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो प्लीज़ अपने यूरोलॉजिस्ट को या फिजिशियन से पूछिए। और फिर बड़ी उम्र में आजकल हम शिंगल्स और इनकी वैक्सीनेशन की बात करते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। सो वैक्सीनेशन की कोई उम्र नहीं है और वैक्सीन हमें बहुत बीमारियों से बचाती हैं। तो यदि आप इनके बारे में समझना चाहते हैं तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से ज़रूर समझिएगा। यहाँ पर अगेन कमिंग बैक टू द मैसेज कि पीडियाट्रिशियन ने देख लिया,
अगर कहीं इंटरवेंशन की बात आई, हार्मोन का ट्रीटमेंट देना है या कुछ देना है, वहाँ पर रोक हो जानी चाहिए। वहाँ ज़रूरी है कि आप अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलें। इसका रीज़न ये है कि अनफॉर्च्युनेटली हमने बहुत अर्ली इंटरवेंशन देखे हैं, बहुत जल्द ही इलाज शुरू किया हुआ देखा गया है और वो नहीं होना चाहिए। बहुत रिज़र्व रहना चाहिए, बहुत ये कोई भी बच्चों में दवा या कुछ भी इस्तेमाल करने से पहले बहुत ज़्यादा सोचना ज़रूरी होता है। हम बहुत जल्दी इलाज करने में विश्वास नहीं रखते हैं। ये बहुत अच्छा आपने टेक अवे दिया है। इनफैक्ट आप अभी शिंगल्स वैक्सीन की बात कर रहे थे। सो क्या बीमारियाँ हैं जो ये एडल्ट में आप कह रहे हो ना एडल्ट में शिंगल्स की भी लेना बहुत ज़रूरी है? मैं एक्चुअली अडल्ट्स में अगर मेरे विषय से संबंधित बताऊँगा तो वो सबसे ज़रूरी आजकल हम एचपीवी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की बात करते हैं और इसके लिए हम लेडीज़ में तो जानते ही थे कि ये सर्वाइकल सर्वाइकल कैंसर का रिस्क बनाती है और इसके लिए वैक्सीन भी इस्तेमाल करते थे। 3 वैक्सीन्स का वो एक डोज़ेज होता है जो हम कहते हैं कि सेक्सुअली एक्टिव एज आने से पहले आपको शुरू कर देनी चाहिए। मर्दों में भी ये देखा गया है कि ये वुमेन के अंदर वो इंसिडेंस इंक्रीज़ करने के लिए बट इवन मोर इम्पॉर्टेंटली एक इनफर्टिलिटी या रेकरेंट प्रेगनेंसी लॉस यानी कि बार-बार जो बच्चा जब पेट में होता है तो वो प्रेगनेंसी ख़त्म हो जाने का कारण वो पूरा टर्म तक ना जाने का कारण ये बनती है रेकरेंट अबॉर्शन बार-बार बीच में अबॉर्शन होने का एक कारण बनती है यदि मर्दों के अंदर एचपीवी वायरस एग्ज़िस्ट कर रहा है। और इसके लिए अब हम मर्दों के अंदर भी वैक्सीन इस्तेमाल करना शुरू कर रहे हैं। ये रीसेंट एक्टिविटी अगेन ये पार्ट ऑफ हमारी न्यू लर्निंग्स, ट्रेनिंग्स और हम जो इम्पार्ट कर रहे हैं अपनी सोसाइटी में मैसेज ये उनमें से है। बट ये एक ज़रूरी चीज़ है। हम तो ये वैक्सीन हम भी पिछले 1 साल पहले तक इस्तेमाल नहीं कर रहे थे हमारे इन मेन में जो उनमें अब इस्तेमाल करना शुरू किया है। तो वैक्सीन कहीं न कहीं हम सीखते हैं कि किस तरह से हमें प्रोटेक्ट कर रही है बीमारियों से। ये अब एचपीवी वैक्सीन पहले जो कि सिर्फ़ लेडीज़ के लिए इस्तेमाल की जा रही थी, अब मेन के लिए इस एज ग्रुप में, मर्दों के लिए इस उम्र की उसमें जहाँ पर ये प्रेगनेंसी और इसके इम्पोर्टेंट रीज़न्स में आ जाती हैं, हम इस्तेमाल करना शुरू कर रहे हैं। एक और क्वेश्चन ऑडियंस के लिए या उनकी तरफ से आपने एचपीवी का ज़िक्र करा। क्या कोई ऑब्ज़र्वेबल मेथड है जिससे किसी पुरुष या किसी महिला को ये पता लगे कि उनमें एचपीवी का वायरस है? बहुत अच्छा सवाल क्योंकि ये देखिए बहुत आम चीज़ है वार्ट हम कहते हैं, मसा और जब ये मसे दिखते हैं तो हमें लगता है कि बीमारी कौन-सी है, ये सबसे आम तौर पर एचपीवी के कारण होते हैं। कहीं शरीर में हो सकते हैं गर्दन पे भी? गर्दन पे भी हो सकते हैं, बट आम तौर पर जो सबसे कॉमन एरिया जब हम इसको लिंक करते हैं मेन और वुमेन के बीच में स्प्रेड के लिए, वो जेनिटल्स पे यानी कि प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर यदि यहाँ पर मसें दिखती हैं और वो जब एचपीवी होता है तो दोनों जेंट्स में और लेडीज़ में ये मसें दिख सकते हैं और ये इस तरीके की आपसी कनेक्शन जब भी संबंध बने तो स्प्रेड भी हो सकते हैं। तो एचपीवी का तो आम एक प्रेज़ेंटेशन है जो ये कि ये आपने मसों के तौर पर आता है। आपने प्रेज़ेंटेबल बता दिया कि जहाँ पे ये एक्टिव इन्फेक्शन में होता है या अगर डॉर्मेंट फ़ेज़ में पड़ा है इन्फेक्शन या कोई कैरियर भी है क्योंकि ये कांसेप्ट लोगों को नहीं होता। उन्हें लगता है कि अगर एचपीवी है तो शायद जेनिटल एरिया में कोई वॉट होगा। पर ऐसा भी क्या संभव है कि आपको इन्फेक्शन है पर कोई सिम्पटम नहीं है ऑब्ज़र्वेबल? बिल्कुल मुमकिन है और इसीलिए टेस्ट किया जाता है। सो ये एक इसको पीसीआर टेस्ट कहते हैं, वो टेस्ट किया जाता है जहाँ पर देखा जाता है कि ये कोई ऐसा लक्षण तो दे नहीं रहा है, बस शरीर के अंदर वीर्यों के अंदर, सीमन के अंदर ये मौजूद है और जब ये मौजूद है वहाँ पर तो ये ऑब्वियसली ये अपने असर कर सकता है। स्पर्म के आकार पे असर कर सकता है ताकि प्रेगनेंसी का जो आउटकम है, जो कि उसका परिणाम है, वो अपने आप में अफ़ेक्ट हो जाए। आजकल हम देख रहे हैं लोग शादियाँ लेट करते हैं एंड नॉर्मली सेक्सुअल एक्टिविटी तो पहले ही स्टार्ट हो चुकी होती है, चाहे कोई अपने घर पे डिस्कस करे या पेरेंट्स से डिस्कस करे या नहीं। सो आपको मतलब फॉर अ कपल हु इज़ अबाउट टू गेट मैरिड, हु इज़ इन देयर 30s और मे बी लेट 20s, क्या ऐसी कोई स्क्रीनिंग है जो दोनों को करा लेनी चाहिए बिफोर टाइंग द नॉट? जैसे हम कुंडली मिलाते हैं, बिकॉज़ हाउ विल अ पार्टनर नो कि मेरा शादी के बाद मेरे को डिसीज़ मैं ना ट्रांसमिट कर लूँ? बिकॉज़ शादी के बाद तो आप सेफ मेथड्स नहीं यूज़ करोगे, आप कभी फैमिली वे भी सोचोगे। सो इज़ देयर समथिंग दैट अ कपल कैन डू प्री मैरिटल काउंसलिंग में या एनीथिंग लाइक दैट? बहुत ज़रूरी है। सो हमें कुछ चीज़ें ज़रूर मैच करनी चाहिए और आप इनमें से सबसे अहम जो है एक प्री मैरिटल टेस्टिंग आप एम्प्लॉयमेंट के लिए जाते हैं, आप नौकरी करने जाते हैं और आपका एक प्री एम्प्लॉयमेंट हेल्थ चेकअप होता है। वहाँ पर तो आप किसी के साथ ऐसे संबंध नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, बट फिर भी आपका उस वातावरण में होने के लिए एक प्री एम्प्लॉयमेंट हेल्थ चेक किया जाता है। तो जब आप उस वातावरण में आ जाएँगे जहाँ पर कोई भी आपके बीच में बैरियर नहीं रहेगा, तो उस वातावरण के लिए तो आपको बिल्कुल तैयार रहना चाहिए।
सो मेरा ये मानना है कि ये एक किस्म से कंपल्सरी होना चाहिए कि आप शादी से पहले अपने आप को अपने पार्टनर की सेफ्टी के लिए चेक करें और उसी तरह आपका पार्टनर भी आप अपने आप को टेस्ट करें। ये चीज़ एक कंपल्सरी चीज़ होनी चाहिए। इससे थोड़ा-सा और आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ तक तो हम अभी जन्म पत्री और अपने हेल्थ चेक की बात कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट जीनोम पत्री पे भी आ जाएँगे। यानी कि यहाँ से हम एक जेनेटिक टेस्टिंग पे भी आ जाएँगे कि क्या हमारे जीन्स मैच कर रहे हैं एक-दूसरे को और क्या इसका जो परिणाम निकलेगा, वो चीज़ उचित होगी। आगे जाकर इसके ऊपर भी समय आएगा जब ये भी होगा। सो आप जन्म पत्री भी करेंगे, आप अपने ब्लड टेस्ट का की मैच भी करेंगे, सारे के सारे आपके जो हेल्थ चेकअप का मैच और आप एक जीनोम पत्री भी किया करेंगे। सो ये समय आने वाला है जब हम इन सारी चीज़ों को मैच करके ही आगे ऑप्टिमम यानी कि सबसे सही अ, मैच को वो करेंगे, आगे बढ़ाएँगे। साइंस तो इतना आगे प्रोग्रेस करी है कि आप जिनोम पत्री की बात कर रहे हैं, पर मुझे लग रहा है कि इंडियन सोसाइटी में अभी भी चीज़ें बहुत ट्रेडिशनल है, जहाँ पे बिफोर गेटिंग मैरिड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वेदर अ गर्ल इज़ वर्जिन और नॉट, ये उससे सवाल किया जाता है। तो ठीक है, लड़की को तो आपने कटघरे में खड़ा भी किया, उससे सवाल भी पूछा, एंड आई थिंक सेक्सुअल सेफ्टी के लिए शायद वो इम्पोर्टेंट भी था। बट हाउ कैन अ गर्ल नो? इज़ देयर सम क्राइटेरिया दैट शी कैन ऑल्सो नो, इफ नॉट अबाउट वर्जिनिटी, एटलीस्ट दैट कि शादी के बाद कोई मतलब व्हाट इज़ दैट मैकेनिज्म कि आप तो लड़के वालों की फैमिली को नहीं बोलोगे ना कि इसके एसटीडी के टेस्ट करा के दो मुझे। हाउ विल यू इंश्योर दैट, या हाउ विल एनीबडी इंश्योर दैट? एज़ अ डॉक्टर अगर कोई बोले ना कि भई मैं अपनी बेटी के रिश्ते के लिए जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो हम कैसे ये स्टेटस पता करें? तो आप उन्हें क्या रास्ता या क्या विकल्प दोगे? आजकल समय बहुत बदल गया है। किसी तरीके से आप क्या लड़की ने या क्या लड़के ने पहले संबंध रखे हैं, नहीं पता कर सकते हैं और कोई वर्जिनिटी टेस्ट नहीं होता है, ना लड़के के लिए ना लड़की के लिए। ये कहना कि हाइमेन इंटैक्ट था इसलिए वर्जिन है, गलत है। हम बहुत सारे हाइमेनोप्लास्टी प्रोसीजर्स देखते हैं, आम है। तो ये केवल और केवल विश्वास के ऊपर हो सकता है और मेरे ख़्याल से ये सवाल ही गलत है। ये फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरे पास आजकल 15-16 साल के लड़के लड़कियाँ आते हैं जो संबंध बना चुके होते हैं, क्योंकि उनको उसके इफ़ेक्ट्स नहीं पता होते हैं तो वो परेशान होते हैं और हमसे पूछते हैं। तो मैं जजमेंटल नहीं बन रहा हूँ। मेरा सिंपल जवाब इसके ऊपर ये है कि हमें सेफ्टी पे बढ़ना है। ये जज नहीं करना है कि कौन वर्जिन है, कौन नहीं है, क्योंकि ये तो सिर्फ़ विश्वास के ऊपर रहेगा। बट हमने ये देखना है कि बीमारी है या नहीं है। इसलिए मैंने प्री मैरिटल काउंसलिंग कहा है, जहाँ पर वर्जिनिटी टेस्टिंग की कहीं बात ही नहीं करी है। वो एक एक मिथ्या एक मिथ है, इसके ऊपर जिसका कोई मेडिकल जस्टिफिकेशन नहीं है, कोई फाउंडेशन नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। तो अगर मुझे उसके बारे में कोई पूछेगा, उसका कोई जवाब ही नहीं है, क्योंकि वो ऐसी चीज़ एग्ज़िस्ट ही नहीं करती है। जो एग्ज़िस्ट करती है, वो ये है कि हम एक-दूसरे के ऊपर कोई ऐसी बीमारी ना थोपें, जो कि बहुत गलत होगा। वो टेस्ट होना ज़रूरी होता है और वो भी अगेन जहाँ पर अब एक समय आ रहा है, आप बाहर के देशों में देखेंगे तो प्री नप एग्रीमेंट कहते हैं, यानी कि आप शादी से पहले एक एग्रीमेंट कर देते हैं, क्योंकि वहाँ तो एक बार शादी नहीं होती है, वहाँ पर तो कई बार शादी होती है कि भई अगर हमारी जब टूटेगी तो इतना हिस्सा मैं, इतना हिस्सा तुम, ये सब चीज़ें। इसी तरह वो छोड़ दीजिए, वो वाला समय शायद पहले आ जाएगा हमारे देश में। जो आना चाहिए वो ये है कि क्या तुम्हें बीमारी नहीं है और मुझे बीमारी नहीं है, हम ये चीज़ तय कर लें। मैं वही जानना चाह रही हूँ कि सी अभी भी अगर हम पेरेंट्स की बात करें, दे आर स्टिल वेरी ट्रेडिशनल इन आवर सोसाइटी, एक्सेप्ट फॉर जहाँ पे भाई बहुत ही एजुकेटेड फैमिली बैकग्राउंड है या कुछ है, कहीं ना कहीं ये सोशल स्टिग्मा है। सो व्हाट इज़ द राइट वे टू पुट फॉरवर्ड दिस कॉन्वर्जेशन वेयर यू कैन आस्क अबाउट स्क्रीनिंग, एंड जहाँ पे जो लड़की के या लड़के के दोनों के पेरेंट्स ऑफेंडेड ना फील हो कि अच्छा हमारी लड़की का या हमारे लड़के का कैरेक्टर जज कर रहे हैं? ये सवाल लड़के ने लड़की से, लड़की ने लड़के से करना चाहिए। यहाँ पर पेरेंट्स की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जो 2 व्यक्ति इससे प्रभावित होंगे, उन्हें ही ये सवाल एक-दूसरे से करना है और केवल वो ही इसको जजमेंटल ना रखते हुए कर सकते हैं कि हम अब ऐसे संबंध में आगे बढ़ रहे हैं। हम दोनों के लिए ज़रूरी है कि हम दोनों अपना ये सर्टिफ़िकेशन एक-दूसरे को दिखाएँ, ताकि ये हमारे लिए एक ट्रस्ट का एक बेसिस बने, एक फाउंडेशन बने ट्रस्ट का कि हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं अपनी लाइफ़ की शुरुआत। जब हम बच्चों की बात कर रहे थे तो एक वर्ड आया फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ नाइटफॉल, फ्रीक्वेंसी ऑफ मास्टरबेशन। सो इस फ्रीक्वेंसी में नॉर्मल क्या है? कोई भी चीज़ जो आदत ना बन जाए, जो कि आदत भी मैं बोलूँगा, आदत नहीं बोलूँगा, एक इस तरह की लत ना बन जाए कि सारा अटेंशन वहीं पे हो। सप्ताह में 1-2 बार मास्टरबेशन करना आम है और ये एक्सेप्टेबल उसमें होता है, बट जहाँ पर बच्चा अपनी पढ़ाइयाँ छोड़ के, रात की नींद ख़राब करके और एक लत के तौर पर अगर उसको अपना लेता है, तो वहाँ पर ऑब्वियसली आपको फिर काउंसलर,
थेरेपिस्ट, ऐसे किसी व्यक्ति की आवश्यकता है जो कि फिर ये इतना, और देखिए अगेन यहाँ पर हम जजमेंटल नहीं होंगे। क्यों मैंने थेरेपिस्ट कहा और डॉक्टर नहीं कहा है, वो इसलिए है कि थेरेपिस्ट जजमेंट नहीं करेगा पास। वो समझेगा कि ये लत क्यों बनी है, कहाँ से, कहीं न कहीं हो रहा होगा, पेरेंट्स के घर में झगड़ा हो रहा होगा और बच्चा बेचारा अपने मन को डाइवर्ट करने के लिए उसने लत बना दी। तो थेरेपिस्ट कारण ढूँढेगा कि ये हुआ क्यों है? क्यों उसने वो रास्ता चुना है जो उसके लिए हानिकारक है, बट शायद उसकी चॉइस नहीं थी। वो तो गलत तरीके से वहाँ पहुँच गया, या पीयर ग्रुप था। कोई बच्चे क्लास में ऐसे जुड़ गए जिन्होंने कहा कि देखो हम तो ये करते हैं, वो करते हैं। ये उम्र ऐसी होती है, हम उसको इम्प्रेशनेबल एज कहते हैं। यानी कि यहाँ पर वो देख लेते हैं और क्लास में दोस्त अगर ऐसे बन गए, तो वो कोशिश करते हैं हाँ, मैं भी ये करूँ, देख लेता हूँ ये क्या है। ये जिज्ञासा वाली भी उम्र होती है, क्यूरियोसिटी की एज होती है, सब कुछ नया करने की इच्छा होती है। तो वो समझना और फिर उसको मैनेज करना, ताकि ये पता है कि अब ये लत बन गई है। पेरेंट्स आइडेंटिफ़ाई कर लेते हैं, माएँ बहुत अच्छी होती हैं इसमें, उनको जल्दी पहचान में आ जाता है, तो वो फिर सही जगह पहुँचें। प्रॉब्लम ये होती है कि हम पहुँचते गलत जगह हैं और वहाँ पर फिर हम ब्लेम, हम सारी चीज़ें, हम स्कूल में जाकर या तो वो कर देते हैं, बच्चा बेचारा अशेम्ड हो जाता है, वो और अपने शेल में चले जाता है और अकेला हो जाता है। हमें सही जगह पहुँचना चाहिए और उसका सही संतुलन वापस लाना चाहिए। अपने अंदर भी झाँकना चाहिए, कहीं कारण हम दोनों में, तो पेरेंट्स के अंदर तो नहीं है कि जहाँ से बच्चा ऐसा बिहेव कर रहा है। स्टिल कोई क्लियर गाइडलाइन इसको लेकर क्यों नहीं है कि मतलब जैसे आपने बोला वंस और ट्वाइस अ वीक इज़ ओके। सो अगर किसी पेरेंट को ये रियलाइज़ होता है कि मेरे बच्चे का एवरीडे इज़ इट अ प्रॉब्लम और इज़ इट स्टिल नॉट अ मैंने यही प्रॉब्लम? कहा है कि यदि ये उसके बाकी काम को अफ़ेक्ट कर रहा है, उसकी स्कूल में परफ़ॉर्मेंस ख़राब हो गई, पढ़ाई में मन नहीं लगने लगा, वो बाहर नहीं जा रहा है क्योंकि अब वो अंदर ही, अब ये एक्टिविटी अकेले में की जाती है तो अंदर ही ज़्यादा समय, बाथरूम में ज़्यादा समय बिता रहा है, घर में ही रहता है, दोस्त नहीं बना रहा है, कहीं न कहीं उसके मानसिक संतुलन पे असर पड़ रहा है, तो वो तो चीज़ डेफ़िनेटली ठीक नहीं है ना, वहाँ पर तो उनको बताना ही है। बट बच्चा खेल-कूद रहा है, रोज़ खेलने भी जा रहा है, स्कूल में भी परफ़ॉर्मेंस अच्छी है, सारी चीज़ें कर रही हैं और फिर वो डेली कर रहा है, तो कोई नहीं, उसके अंदर एनर्जी इतनी है कि वो उसमें रिलीज़ पा रहा है और यदि उससे वो अपने वातावरण को भी बैलेंस कर रहा है, तो यहाँ पर ये चीज़ गलत नहीं पाई जाएगी, क्योंकि वो अपने एक्सेस एनर्जी का एक बाहर निकालने का रास्ता ढूँढ रहा है। कई बारी पेरेंट्स आते हैं 2.5 साल या 3 साल का बच्चा एंड दे से कि वो मास्टरबेट कर रहा है या मे बी प्ले कर रहा है कहीं कोने में जाके या कोई एक कॉर्नर ढूंढ के। इज इट नॉर्मल? जितने छोटे बच्चे होते हैं ना, वो कोने में जाकर नहीं करते हैं, इसीलिए पेरेंट्स को जल्दी पता चलता है। वो आम तौर पर सबके सामने ही खेलना शुरू करते हैं। उनके लिए ये एक क्यूरियोसिटी वाला हिस्सा है, शरीर का वो हिस्सा जिसको वो अलग नहीं समझते हैं और इसलिए वो उसके साथ, और देखिए नर्व एंडिंग्स आपको समझना है, हमारे शरीर में कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर सेंसेशन अलग होता है, उसका एहसास अलग होता है। तो बच्चे को भी ये समझ में आता है, यहाँ छूने से मेरे को एक एहसास अलग होता है। अब अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, कैसा हो रहा है, वो तो हम कह नहीं सकते, बट बच्चे को ये अलग लगता है, तो वो उसको अलग पाकर उसके क्यूरियोसिटी में उसके साथ खेल सकता है। ये बिल्कुल भी अबनॉर्मल चीज़ नहीं सो है। पेरेंट्स शुड लेट इट बी या इसके लिए भी कोई बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। इग्नोर कर देना चाहिए, अपने आप ठीक हो जाएगा? नहीं, ठीक है। ये कहना कि ये ठीक हो जाएगा का मतलब है कि ये गलत है कुछ। ये गलत ही नहीं है। ये तो उसकी ग्रोथ का हिस्सा है। पर सब बच्चे हमें नहीं करते तो हर बच्चा हर चीज़ नहीं करेगा। ओके। हमें सबसे पहले अपनी सोच में ये चीज़ें लानी है कि ये नॉर्मल ग्रोथ, यानी कि ये स्वाभाविक चीज़ें हैं। जब हम इसको इस स्वाभाविक उसमें एक्सेप्टेंस में ले आएँगे, तो हमें पता चलेगा कि गलत नहीं है। हम ये सोच रहे हैं कि ठीक हो जाएगा, क्यों ठीक होगा? ये तो ठीक ही है। ओके। ये उसकी ग्रोथ का हिस्सा है। सो हम सबसे पहले अपने मन को हमें ठीक करना ज़रूरी है। क्या बच्चों में ऐसी भी कोई कंडीशन होती है जो पेरेंट्स को जिसके लिए अवेयरनेस नहीं होती या जो पेरेंट्स को चेक करनी चाहिए एज अ पेरेंट की जैसे हमने एक माइक्रोपीनस डिस्कस करा, एक आपने कहा कि गोली नीचे नहीं उतरती है, ऐसे और भी कुछ कंडीशंस हैं क्या जिनके लिए अवेयरनेस होनी चाहिए? प्यूबर्टी को लेकर बच्चों पेरेंट्स के अंदर समझ काफ़ी कम होती है। मैंने उसके बारे में डिस्कस तो किया था, बट ये उम्र जब उनके अंदर सारे चेंजेस आएँगे हार्मोन से संबंधित, इसका टाइम कब है इसको समझने के लिए बहुत परेशानी होती है। तो ये समझना ज़रूरी है कि हम एक चीज़ को कहते हैं डिलेड प्यूबर्टी, यानी कि ये एक स्वाभाविक चीज़ हो सकती है, नॉर्मल डिले हो सकता है, और एक जहाँ पर ये एक तकलीफ़ हो सकती है, बीमारी से जुड़ी चीज़ हो सकती है और हार्मोन शरीर में बनते ही कम हैं, ब्रेन से ही वो ठीक से नहीं बन रहे हैं। और इसका तो फिज़िशियंस, डॉक्टर्स को भी पहचान करने के लिए उनको भी टेस्ट और वगैरह चीज़ें के लिए इस्तेमाल करना पड़ता है, तो पेरेंट्स के लिए तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाती है। तो अगर लड़कों में 13-14 साल पे ये प्यूबर्टी अगर ना मिले, तो आप अपने डॉक्टर यूरोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं, या
हार्मोन वाले डॉक्टर जिनको हम एंडोक्राइनोलॉजिस्ट कहते हैं उनके पास जा सकते हैं, क्योंकि फिर वो ये देख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इस उम्र पे वो कुछ ट्रीटमेंट करें, बट जांचें कर सकते हैं देखने के लिए कि कहीं कोई डिले हो रहा है। 15 साल तक यदि नहीं होता है तो फिर वहाँ पर कुछ किस्म की ट्रीटमेंट भी हो सकता है शुरू करें, क्योंकि ये बड़ा ऐसा ऐसा समय होता है जहाँ पर शरीर में कुछ वातावरण ऐसा बदलना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने सही समय पे इलाज नहीं किया तो हो सकता है कुछ चीज़ों में देर हो जाए। मैं पर्टिकुलरली अगर बात करूँ तो वीर्यों के बनने के संबंधित, क्योंकि यही उम्र है जहाँ पर अंडकोश बढ़ता है, उसके अंदर वो वीर्याँ बननी शुरू होती हैं और उसके अंदर वो वातावरण आता है कि वीर्याँ बनने का वो सिस्टम जो है वो बने। तो यदि यहाँ पर समय पे पहचाना ना गया, यदि यहाँ पर समय पे उसका इलाज नहीं हुआ तो कई बार चीज़ें डिले हो जाती हैं। अच्छा, हर्निया और वैरिकोसील ये बच्चों में कितना कॉमन है? सो हर्निया 2 किस्म का होता है, एक जो कि पैदाइशी किसी प्रॉब्लम की वजह से होता है, हम बोलते हैं कंजेनाइटल डिफेक्ट होता है, तो वो उस उम्र में बहुत जल्दी मिल जाता है, हम पहले उम्र के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में देखते हैं और उसका इलाज भी हो जाता है। इसके बाद आम तौर पर हर्निया फिर जो बनेगा शरीर के अंदर, वो किसी स्ट्रेन के कारण बनेगा। अब हर्निया बनता क्यों है? वैरिकोसील भी उसी कारण से हम कहते हैं। जैसे-जैसे बच्चे की हाइट ग्रोथ होती है, तो वैसे-वैसे ही इन हिस्सों में जहाँ पर वीकनेस है, वहाँ पर कुछ स्वेलिंग बन सकती है। तो फिर ये जो ग्रोथ आती है, ये यंग एडल्ट एज में, यानी कि 15, 16, 17 साल की उम्र के बाद देखे जाते हैं। सो एक वो बहुत अर्ली एज जहाँ पर पैदाइशी हर्निया दिख गए, और एक वो उम्र जो ग्रेविटी की वजह से हम अपने चारों दोनों हाथ और पैर पे नहीं चलते हैं जैसे कि एनिमल्स चलते हैं, इसलिए उन्हें नहीं होते हैं, बट हम खड़े हो गए इसलिए हमारे अंदर ग्रेविटी, अब कुछ चीज़ें यानी कि खून भी हमारा अगेंस्ट फ्लो वापस जाएगा, हमारा लिम्फ भी अगेंस्ट फ्लो वापस जाएगा। सो ये सारी चीज़ों का अब जो वातावरण है ये बदल गया, इसको ग्रेविटी के अगेंस्ट जाना है, और जहाँ पर कमज़ोरी होगी वो नहीं जा पाएगा। इसीलिए हमें या तो वैरिकोज़ वेन्स बन जाती हैं या वैरिकोसील बन जाते हैं, खून इन जगहों पे जमा होना शुरू हो जाता है, या हर्निया बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो डिफेक्ट, जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए थी मांसपेशियों में, वो नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो हमारे ऑर्गन्स का सैक है, जो कि उसका जो कवरिंग है, वो फिर वो पाउच बना के हर्निया बना रहा है। Okay. हमने बच्चों में नाइटफॉल की बात करी या ग्रोइंग एज में, अगर कोई एडल्ट नाइटफॉल की कंप्लेन के साथ आ रहा है, इज़ इट नॉर्मल? एंड अगर नॉर्मल है तो इसको हिंदी में स्वप्न दोष ऐसा नॉमेनक्लेचर क्यों दिया है? सो हमने थोड़ा-सा बात किया था इसके बारे में, ये इनफैक्ट कॉमनेस्ट मिथ है कि हम इसको दोष मानते हैं। और मैं पेशेंट्स को समझाने के लिए एक बहुत साधारण एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मैं कहता हूँ एक फैक्ट्री है, जहाँ पर प्रोडक्ट बन रहा है। अब फैक्ट्री में सीमित जगह है उस प्रोडक्ट को रखने के लिए। सो यदि आपको, और भी प्रोडक्शन तो चल ही रही है वहाँ पर, वो फैक्ट्री का काम है कि वो 24 घंटे वो माल बना रही है। अगर आपकी कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी, आप क्या करेंगे? तो वो कहते हैं हम उसके लिए दूसरी जगह बनाएँगे, हम उसको वहाँ पर शिफ्ट करेंगे। मैंने बोला शरीर भी यही कर रहा है। शरीर की फैक्ट्री स्पर्म बनाने वाली 24 घंटे काम कर रही है, और उसके अंदर सीमित जगह है, उतनी ही जगह है वो जो प्रोड्यूस करेगा। उससे एक्सेस हुआ तो वो शरीर से निकाल रहा है, क्योंकि उसके पास दूसरा खाना नहीं है जहाँ पर वो उसको स्टोर कर सके, उसके पास एक दूसरा वेयरहाउस नहीं है, तो उसको बाहर फेंक रहा है। सो ये अगर बहुत शीघ्रता में हो रहा है तो समझिए कि आपकी फैक्ट्री का प्रोडक्शन बहुत माशाल्लाह बहुत बढ़िया है, और अगर ये उतनी शीघ्रता से नहीं हो रहा है तो भी ठीक है, आपकी फैक्ट्री उतना नहीं ओवर प्रोड्यूस कर रही है, बट जितनी उसको आवश्यकता है उतना वो प्रोड्यूस कर रही है। इंस्टाग्राम में तो कई रील्स हैं, वो कहती हैं ये तो ब्लड के प्योरेस्ट हिस्से से बन रहा है और कमज़ोरी आती है इसके चले जाने सो से, तो ये तो निकलना ही नहीं चाहिए। सो ये सिर्फ हमारे कल्चर और माइथोलॉजी का हिस्सा नहीं है, ये बहुत सारे, इनफैक्ट यदि मैं रिलीजियस उसमें बोलूँ तो ये लगभग सारे माइथोलॉजीज़ में इसका ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से लिंक किया गया है, जो कि सही नहीं है, साइंटिफिकली ये प्रूवन नहीं है। इसीलिए ये इतना सबके ज़हन में धँसा हुआ है कि ये वाक़ई में ऐसी चीज़ होगी। ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं, और इसको हमने, जैसा मैंने एग्ज़ाम्पल दिया, यदि इस तरीके से समझा जाए तो बहुत सारे मरीज़ जो इस तकलीफ़ के साथ आते हैं, फिर वो समझ भी जाते हैं, उनकी तकलीफ़ें भी एकदम से गायब हो जाती हैं। अभी आपने माइथोलॉजी की बात करी, बहुत सारे रिलीजियस सिस्टम्स और स्पिरिचुअलिटी के क्रॉस रोड पे एक ऐसी चीज़ खड़ी है जिसको हम बोलते हैं सर्कमसिजन। तो सर्कमसिजन का क्या कोई साइंटिफिक बेसिस है या सिर्फ एक ट्रेडिशनल बिलीफ या रिलीजियस प्रैक्टिस है? यदि आप पॉपुलेशन सेंसस लें तो लगभग 70% लोग दुनिया में सर्कमसाइज्ड हैं, मेल्स। ओके। एंड हम जानते हैं सारे मुस्लिम इस्लाम में किया जाता है, ज्यूज जूश में लोगों में किया किया जाता जाता है, और लगभग मेजॉरिटी क्रिश्चियंस भी अपने आप को सर्कमसाइज करते हैं, नॉट एट बर्थ बट फॉर मेडिकल रीजंस।
यदि आप सर्कमसाइज्ड होते हैं तो आपका सेक्सुअल बीमारी का इंसिडेंस कंपेयर टू अनसर्कमसाइज्ड मैन काफ़ी कम हो जाता है। ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। ये So, मेडिकली डॉक्यूमेंटेड है। हाँ। ओके। सो और सिंपल है अंडरस्टैंड करने के लिए भी, यदि कोई कांटेक्ट ऐसा होता है जहाँ पर आप फ्लूइड एक्सचेंज कर रहे हैं या कहीं पे इस मूवमेंट, ये स्किन की मूवमेंट उस प्रकार से नहीं हो रही है, तो वहाँ पर वो फ्लूइड अंदर जमा होगा। वो फ्लूइड अंदर जमा होगा तो इन्फेक्शन का रिस्क बनेगा। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा होता है, बट इंसिडेंस इन्फेक्शन का बढ़ता है अनसर्कमसाइज्ड मैन में कंपेयर टू सर्कमसाइज्ड मैन। सो ये मेडिकली एक कंडीशन नोन है कि ये ऐसा करता है। क्या इसका मतलब है कि हर किसी को सर्कमसिशन करना चाहिए? ऐसा नहीं कहा है, क्योंकि यदि आप हाइजीन मेंटेन करते हैं, यदि मूवमेंट स्किन का ठीक है, तो आप भी अपने जीवन भर में कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करेंगे। आप एडिक्वेट केयर ले रहे हैं। बट अगर हम ऐसे कंपेयर करेंगे कि दो व्यक्तियों में एक सर्कमसाइज है, एक अनसर्कमसाइज्ड है, और दोनों के अंदर वातावरण ख़राब होता है, किसी भी कारण से ये हाइजीन बैरियर ब्रेक होता है, तो किस में ज़्यादा संभावना है इन्फेक्शन होने के लिए? तो वो अनसर्कमसाइज्ड पर्सन में। ओके। क्या सर्कमसिजन का कोई ड्रॉबैक भी है? आमतौर पर नहीं, यानी कि मेजॉरिटी में नहीं। किसी-किसी में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनको डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है, और उनका जो डिस्चार्ज का सिग्नल आता है वो इस फोरस्किन के मूवमेंट से आता है। तो वहाँ पर उनको ये दिक्कत आ सकती है। इसी तरह से कुछ लोग जिनके अंदर ये डिस्चार्ज बहुत जल्दी होता है, बहुत कम मात्रा में। ये सर्कमसिजन पहले एक ज़माने में अर्ली डिस्चार्ज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए किया जाता था, बट वो अर्ली डिस्चार्ज का ट्रीटमेंट इसलिए नहीं है कि बहुत कम मात्रा लोगों में ये एक कारण अर्ली डिस्चार्ज का भी बनता है। सो दोनों तरीके से, किसी किसी के लिए डिलेड डिस्चार्ज वाले के लिए प्रॉब्लम क्योंकि वो सर्कमसाइज था, और अर्ली डिस्चार्ज वाले के लिए इसलिए क्योंकि वो सर्कमसाइज नहीं था। बट ये दोनों की मात्राएं बहुत कम है, ये बहुत कम इंसिडेंस में अफेक्ट करता है, तो ओवरऑल ये कोई इम्पैक्ट नहीं करता है। सो बेसिकली जिसको पता ही नहीं है सर्कमसिजन में हो क्या रहा है, तो अगर मेडिकली या एनाटॉमिकली हम बात करें, सो क्या होता है, ग्लैंड्स के ऊपर किस स्किन को काट देते हैं या कोई जॉइंट है सो उसको काटते हैं? ये सवाल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सर्कमसिजन में होता क्या है ये बहुत सारे लोग समझते नहीं हैं। उनको लगता है कि पता नहीं लिंग में कहीं कोई चोट पहुंच रही है, कुछ ऐसा नहीं होता है। लिंग में दो हिस्से मेन हम मानते हैं, शाफ्ट और हेड। शाफ्ट का मतलब होता है कि उसका शरीर, और हेड यानी कि सर। तो जो सर का हिस्सा है वो एक स्किन से जुड़ा होता है, जो कि शरीर और सर के गर्दन पे जाके जुड़ता है, जिसको हम फ्रेन्युलम कहते हैं। सो ये हिस्से के स्किन को हटाने के प्रोसीजर को हम सर्कमसिजन कहते हैं, यानी कि उस स्किन के हिस्से को जो कि नेक के साथ, गर्दन के साथ जुड़ा है। बाकी स्किन, चमड़ी वहीं पे रहती है, बट अब इसके बाद वो ओढ़नी नहीं रहेगी, क्योंकि कई बार सर्कमसिजन हो जाता है, मेडिकल रीज़न के लिए होता है, और फिर माता पिता अगर पूछते हैं कि क्या अब ये चमड़ी फिर से ऊपर आएगी, तो उनको फिर बताना होता है कि नहीं, वो ऊपर नहीं आएगी, क्योंकि शरीर का जो स्किन है वो अलग है, वो भी आकर गर्दन से ही जुड़ा है, वो सामने तक नहीं आता है। और जो ये हम अंदर भीतरी स्किन की बात कर रहे हैं, और जो सामने सर का जो स्किन है वो भी आकर यहीं पे गर्दन पे जुड़ा है। सो बेसिकली ग्लैंड्स एक्सपोज्ड हो जाता है, फिर जी, उसमें कवर्ड नहीं जो रहेगा। हेड है, जो सर है, जिसको कि हम ग्लांस कहते हैं, वो फिर खुला रहेगा। तो फिर उसमें इरिटेशन हर टाइम पे, कांस्टेंट इरिटेशन फैब्रिक की, या ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा? शुरू के कुछ दिन ये एहसास रहता है जब नया सर्कमसिजन किया जाता है, बट उसके बाद ये सेंसेशन चली जाती है। हमारे शरीर के अंदर जो नसें हैं वो बहुत अडेप्टेबल हैं, यानी कि वो वातावरण के साथ अपने आप के अंदर बदलाव लाती हैं। सो ये ब्लंट हो जाता है इसका सेंसेशन, यानी कि इसका जो एहसास है वो ख़त्म हो जाता है कुछ दिनों में। ओके, तभी शायद वो आप कह रहे हो कि जल्दी डिस्चार्ज होने के ट्रीटमेंट में, क्योंकि वो बेसिकली किसी किसी में इस्तेमाल होता था ये समझ के कि ये एहसास से रिलेटेड है, बट देखिए जल्दी डिस्चार्ज में ना ये एहसास से रिलेटेड सिर्फ 10% कारण बनता है। 90% में ये वाइब्रेटरी स्टिमुलेशन से होता है, जो कि नहीं जाने वाला है। इसलिए ये ट्रीटमेंट के तौर पे कामयाब नहीं हुआ। सर्कमसिजन अर्ली डिस्चार्ज के ट्रीटमेंट में इसलिए कामयाब नहीं हुआ क्योंकि 90% लोगों में वो कारण ही नहीं था। तो व्हाट इज़ द राइट एज फॉर सर्कमसिजन? जैसे जिन ट्रेडिशंस में करते हैं तो वो क्या कोई बहुत कोई अर्ली कर लेते हैं, कोई 6 सही महीने, साल? कोई एंड ये सही क्या जैसे कहते हैं घर पे ही कर लेते थे क्या, या जो लोग कराते हैं लाइक अ ट्रेडिशन, वो क्या सब कर? बहुत अलग हो गया है। यानी कि देखिए अब हम वक्त के साथ चेंज होते जा रहे हैं, तो हर कोई अब बहुत अवेयर है, जानकार है, तो इसलिए वो उसी तरीके से बढ़ रहे हैं। अब पहले जो सर्कमसिजन अनट्रेंड, मैं घर से तो नहीं कहूँगा, बट अनट्रेंड लोगों से करवाते थे, अब कोई भी नहीं करवाना चाहता है, क्योंकि उसमें पता है कि फिर रिस्क एग्जिस्ट करते हैं, किसी किस्म की इंजरी, कोई खराबी, कोई पूरी तरह से सर्कमसिजन ना होने का एक रिस्क। तो अब आमतौर पर लगभग सारे सर्कमसिजन जो हैं वो एक ट्रेंड वातावरण और ऐसे किस्म के ही जगह पर हो रहे हैं, डॉक्टर्स? क्लिनिक, डॉक्टर्स और ऐसे से ही कराए जा रहे हैं। और
कोई ऐसी उम्र नहीं है, So, क्योंकि देखिए ये तो anesthesia- विश्वास के ऊपर वो है। बच्चों के अंदर हम एनेस्थीसिया में ही करना पसंद करते हैं, तो जहाँ पर उम्र ऐसी नहीं है कि आप लोकल एनेस्थीसिया दे सकें। लोकल एनेस्थीसिया यानी कि इंजेक्शन, अब दाँत निकालते हैं तो वहाँ पर लोकल एनेस्थीसिया होता है। अब बच्चों में भी अगर दाँत निकालना है, तो आप या तो पूरा बेहोश कर सकते हो, या अगर बच्चा बहुत ब्रेव है तो वो कभी-कभी लोकल एनेस्थीसिया ले लेता है। उसको उसी के साथ कंपेयर करिए। जो बच्चा लोकल एनेस्थीसिया से दाँत निकलवा लेगा, वो सर्कमसिशन भी करा सकता है। बट बच्चों में हम ये चांस लेते नहीं हैं। लिंग एक बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है, तो हम उसको आम तौर पर एनेस्थीसिया में करते हैं। बड़ों में ये हम 15-16 साल की उम्र के बाद तो हम केवल और केवल लोकल एनेस्थीसिया में ही प्रोसीजर करते हैं। एंड ट्रेडिशनली जब होता था तब भी एनेस्थीसिया में होता था, या तब इतना दर्द सहना ही पड़ता था बच्चों को? आम तौर पर ये एनेस्थीसिया में नहीं होता था, बिकॉज़ ये अनट्रेन्ड लोगों के साथ हुआ जाता था। तो ये एक म्यूटिलेटिंग, देखिए बहुत सारी चीज़ें ठीक नहीं होती थी, उचित नहीं होती थी, और अब वक्त बदल रहा है और हमें उसको एक्सेप्ट करना होगा कि पीछे जो चीज़ें ठीक नहीं हुई हैं, हम इसी से खुश हैं कि अब ये सही रास्ते पे आ गई हैं चीज़ें। जब हम फिजिकल स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो इट्स ऑलवेज लाइक मोर मसल, मोर स्ट्रेंथ या ज़्यादा कैपेसिटी, एंड इन अ मैन हाउ डू यू जज दैट? सो हम जज नहीं करते, और हम ये मान के चलते हैं कि हम किसी को कंपेयर नहीं करेंगे। ये तो मैं हर स्टेप पे कहूँगा ना, बच्चों को कंपेयर करिए कि ये पतला है, ये मोटा है, उससे उसके किसी भी एस्पेक्ट ऑफ उसकी ज़िंदगी के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा। आज सुबह मैं फुटबॉल मैच पे गया था अपने बच्चों को देखने के लिए, और वहाँ पर फुटबॉल मैच चल रहा था, और जो सबसे कमज़ोर बच्चा लग रहा था, वो सबसे तेज़ दौड़ रहा था और वो सबसे ज़्यादा गोल भी कर रहा था। हम अगर वर्ल्ड कप का ही एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, आप मेसी को कंपेयर नहीं कर सकते हैं हालैंड के साथ। आप 2 लोगों को देखिए जिनका शरीर डील-डॉल बिल्कुल अलग है, बट आप मेसी को बोल दें कि वो दुनिया में किसी से कम है, नहीं कह सकते हैं। ये एग्ज़ाम्पल लीजिए बताने के लिए अपने बच्चों को कि यदि आपका डील-डॉल पतला, छोटा है, तो इसमें बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप कमज़ोर रहेंगे या किसी से कम रहेंगे, और हमें ये कंपैरिज़न करने का कोई हक़ नहीं है। हाँ, जहाँ पर नॉर्मल मेडिकल वेरिएशन है, अब पता है कि इतनी ग्रोथ एक्सेप्टेबल रेंज में है और इतनी ग्रोथ नहीं हुई है, या इतना हीमोग्लोबिन होना चाहिए था और इतना हीमोग्लोबिन नहीं है, या अब इस उम्र में वीर्यों की गिनती इतनी होनी चाहिए थी और ये नहीं है, तो ये सारी चीज़ें अब नॉर्मल रेंज में हैं। टेस्टोस्टेरोन ऐसा होना चाहिए, मर्दों के मर्दानी का हार्मोन इतना होना चाहिए था, वो वहाँ तक नहीं पहुँच रहा। बाल आ जाने चाहिए थे, अब एक उम्र के बाद बाल आने ही चाहिए शरीर पे मर्दों के, वो नहीं आ रहे हैं। ये चीज़ें नॉर्मल से हटकर हैं, वो कंपैरिज़न का एक माध्यम बन जाती हैं। उनको हमें ज़रूर देखना है, बट हर चीज़ को नहीं। हम मसल को, बॉडी को, हाइट को, नाक को, कान को, आँखों को नहीं देखेंगे। मैस्कुलिनिटी इतना क्रेज है ना, जिम में जाते हैं लोग एंड वो टेस्टोस्टेरोन कुछ ले रहे होते हैं। मस्कुलर दिखने वाले जिम जाने वाले वो लोग घर में इनफर्टिलिटी का शिकार होते हैं, इम्पोर्टेंस का शिकार होते हैं। तो अगर हम अपने यूथ को बताना चाहें कि आप जिम में जा रहे हो और इतना मोटा मसल डज नॉट मीन बीइंग मैस्कुलिन, हाउ वुड यू एक्सप्लेन इट टू देम? ऐसा क्या हो जाता है कि एक हार्मोन जो आपको मर्द बना रहा है, अंदर से आपको इम्पोर्टेंट कर दे रहा है? सो साइंटिफिकली इसका एक सिंपल एक्सप्लेनेशन ये है कि यदि आप बाहर से कोई चीज़ शरीर को देंगे, शरीर को ये मैसेज मिलेगा कि भैया बाहर से मिल रहा है, कुछ मत करो। ये फ्री का होता है ना, आपको जो चीज़ फ्री में मिलती है तो आप तो फिर मेहनत नहीं करेंगे, तो शरीर मेहनत करना छोड़ देता है। तो शरीर बोलता है कुछ मत करो बेटा, अपनी टेस्टोस्टेरोन रसोई बाहर से बंद। मिल रहा है, अपनी रसोई बंद। अब प्रॉब्लम ये है कि आपने रसोई बंद की, तो टेस्टोस्टेरोन तो आपको बाहर से मिल रहा है, बट स्पर्म तो आपको बाहर से दे नहीं सकता कोई। तो रसोई जब बंद करता है तो रसोई में सारे पकवान बंद हो जाते हैं। आप बाहर से सिर्फ एक पकवान ले रहे हैं जिसका नाम टेस्टोस्टेरोन है, बट टेस्टोस्टेरोन एक काम नहीं कर रहा था। टेस्टोस्टेरोन विभिन्न काम में इस्तेमाल हो रहा था, और अब सारे काम बंद हो रहे हैं जिसमें एक काम स्पर्म प्रोडक्शन का था, वो भी बंद हो गया। तो जहाँ पर आपने सोचा कि आपको इसका एक लाभ मिले, आपने ये नहीं सोचा कि नुकसान कहाँ-कहाँ मिलेगा। और ये इस तरीके से अगर आप समझाएँ तो लोगों को समझ में आ जाता है। ये तो एक चीज़ फर्टिलिटी की होगी, बट आपने वर्ड इस्तेमाल किया क्रेज़। ये क्रेज़ वाक़ई में क्रेज़ है, और ये क्रेज़ सिर्फ़ इसके लिए नहीं है। कुछ लोगों को क्रेज़ होता है तो वो अपने बाल को रंग देते हैं, कुछ लोगों को क्रेज़ होता है वो अपने नाक की सर्जरी करा देते हैं, किसी को क्रेज़ होता है तो वो अलग-अलग चीज़ों, लेडीज़ में भी होता है। इनफैक्ट अगर हम देखें तो विमेन में कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स मच ज़्यादा होते हैं और पहले से एक्सेप्ट होने लग गए। मर्दों में तो कम होते हैं। बट ये क्रेज़ किस तरीके से पूरा किया जाए? अब मर्दों को ये सोचना कि मेरी अगर डील-डॉल अच्छी हो, मैं ऐसा दिखूँ जैसे वो एक्टर है जिसके 6 ऐब, 8 ऐब, 6 पैक ऐब, 8 पैक ऐब हैं, वो उस तरीके से दिखूँ तो मैं भी पॉपुलर हो जाऊँगा,
फेमस हो जाऊंगा। तो ये सोच एक आती है और वहाँ पर उसको वो डुप्लीकेट करने की कोशिश करते हैं। और अगेन ये जो दिखता है ना, हम उसी को मानते हैं। तो बच्चे ये देखते हैं, बच्चे उससे प्रभावित होते हैं, वो करना चाहते हैं। फिर उनको सेकंड लेवल सपोर्ट मिलता है जहाँ पर वो पहुँचते हैं। जो ट्रेनर पहुँचता है वो बोलता है कि भाई तुझे वो तो कर दूंगा, बट ये इसमें तो ना 4 साल लग जाएंगे, तुझे अगर 1 साल में करना है तो ये ले, ये जिम शेक है, और ये ले प्रोटीन, और ये ले, ये कुछ इंजेक्शन है। इनका कुछ नहीं है, ये देखो वो भी यूज़ कर रहा है, वो भी यूज़ कर रहा है, वो भी यूज़ कर रहा है। अब ये नहीं सोचते हैं कि ये वो जो यूज़ कर रहा है, ऐसा नहीं है कि हर किसी में उसका बुरा असर आएगा। 80% लोग निकल भी जाएंगे, 20% लोग ऐसे रह जाएंगे जिनके अंदर ये परमानेंट डैमेज करेगा। वो 20% फिर हमारे पास घूमेंगे जब तक उनको डैमेज हो चुका होगा। ये समझना ज़रूरी है, कोई समझाता नहीं है। यदि आपके करना ही पास करना है, आए कोई ऐसा पेशेंट जो जिम जाता हो और फिर बहुत सारे ऐसे अब आते हैं, और मैं दूसरे उस पे आ जाता हूँ। तो वो कैसे होता है, अब मेरे पास ऐसे भी आते हैं जो कि प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हैं। उनका काम ही ये है कि उनने शरीर को शोकेस करना है, उनने तो इस्तेमाल करना है। तो वो अपनी साइकिल तय करते हैं, मेरा इस समय ये परफॉर्मेंस है, मैं इससे पहले ये शुरू करूँगा। और देखिए यहाँ पर मैं कहूँगा कि देखिए ज़रूरी है ये समझना कि यदि आप कंट्रोल्ड वातावरण में कर रहे हैं, यानी कि आप समझ रहे हैं शरीर के साथ कितना होगा, क्या होगा, किस डोज़ में होगा, कहाँ तक आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, कहाँ जाकर आप उसको छोड़ देंगे कि भई अब यहाँ तक मैंने कर लिया, अब इसके आगे अगर मैं करूँगा तो डैमेज ज़्यादा हो जाएगा, अब यहाँ से मैं वापस आऊँगा। इसको हम साइकिल वॉशआउट कहते हैं, पोस्ट साइकिल वॉशआउट, तो वो भी करते हैं। तो हमारे पास ऐसे भी लोग हैं जो कि जानते हुए करते हैं, हमारी देख-रेख में करते हैं, हमें पता है कि उन्हें करना ही करना है। सो वो हमारे हाथ में कंट्रोल नहीं है, हमारे हाथ में इतना ही कंट्रोल है कि हम किस तरह उनको डैमेज करने से प्रोटेक्ट करें। तो ऐसे बहुत सारे हमारे दोनों किस्म के लोग आते हैं हमारे पास। एक वो जिनके पास नॉलेज नहीं होती और हमें उनको बताना होता है कि देखिए ये नुकसान है, कुछ लोग छोड़ देते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। और एक वो जो कि कहते हैं ये सब हमें पता है, आपके पास हम इसलिए आए हैं कि हमें इसका इसके बावजूद टाइमिंग और किस तरीके से इसके कम से कम असर हमारे शरीर पे आए, हमें वो बताइए। सो अगर कोई बॉडी बिल्डिंग के लिए एस्पायर कर रहा है एंड वो इस साइकिल पे जाना चाहता है, तो अगेन दे शुड डू इट अंडर सुपरविजन ऑफ अ डॉक्टर। एब्सोल्युटली, ये एक कंट्रोल्ड वातावरण में हो तो इसका रिस्क काफ़ी हद तक घट जाता है। व्हाई इज इट सो कि वही टेस्टोस्टेरोन जो उनके मसल बिल्ड कर रहा है, उनके बोन को स्ट्रॉन्ग कर रहा है वेट लिफ्ट करने के लिए, वो स्पर्म प्रोडक्शन नहीं करता? टेस्टोस्टेरोन तो एक ही है, फिर उससे स्पर्म का प्रोडक्शन क्यों रुक रहा है? नहीं, टेस्टोस्टेरोन की जो नेचुरल शरीर का जो टेस्टोस्टेरोन है, वो एक अलग टेस्टोस्टेरोन होता है और उसका बढ़ना ज़रूरी होता है अंडकोश के अंदर। आप जब बाहरी टेस्टोस्टेरोन दे रहे हैं तो आप उसको ब्लड स्ट्रीम में दे रहे हैं। टेस्टोस्टेरोन जो कि अंडकोश में बनता है, अब ये ब्लड स्ट्रीम वाला टेस्टोस्टेरोन टेस्टिकल्स में नहीं पहुँचेगा। ओके। टेस्टिकल्स के अंदर कैसे बनेगा? आपके ब्रेन में एक हार्मोन रिलीज़ होता है, इनफैक्ट एक रिलीजिंग हार्मोन होता है, तो हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होता है, वहाँ से जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड में, वहाँ से उसको वो स्टिमुलेट करता है, ये हार्मोन पिट्यूटरी से निकलता है और अंडकोश पे जाता है, जहाँ पर ये टेस्टोस्टेरोन के बनाने को स्टार्ट करता है। ये सारी एक साइकिल है, एक एक्सिस है, हम इसको कहते हैं। सो ये हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी टेस्टिकुलर एक्सिस है। जहाँ पर आपने बाहर से टेस्टोस्टेरोन दे दिया, आप इस एक्सिस को बंद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने वही मैसेज दिया आपको, फ्री में वो मिल गया जो इसका काम था शरीर में पहुँचाना। अब ये जब टेस्टिकल से बनाता है तो सिर्फ़ यहाँ तक होता है, फिर ये छोड़ता है इसको शरीर के अंदर और फिर ये ब्लड स्ट्रीम में पहुँचता है और वहाँ पर पहुँचकर ये टेस्टोस्टेरोन अपना काम करता है, जो कि हड्डी, बोन, मसल सारी चीज़ों को स्ट्रेंथ पहुँचाने का। बट आपने तो वो स्ट्रेंथ पहले ही पहुँचा दी, तो इसको तो अब आने की आवश्यकता ही नहीं है, ये तो बैठ गया, लेज़ी हो गया। अब टेस्टिकल सो रहा है। अगर कोई जना इम्पोर्टेंस से ग्रसित है बिकॉज ऑफ एब्यूजिंग दीज ड्रग्स, तो क्या वो बंद रसोई वापस चालू हो सकती है? 90% केसेस में यस, आप बाहरी टेस्टोस्टेरोन बंद करिए और आप बाकी नॉर्मल शरीर के वातावरण को ठीक होने दीजिए, तो चीज़ें ठीक हो जाती हैं। कितने 10 टाइम लगता है? 3 से 6 महीने। बट 10% लोगों में ये कई बार परमानेंट इफ़ेक्ट्स भी छोड़ जाता है। Okay. तब तो और ज़्यादा ज़रूरी है कि ये अंडर मेडिकल सुपरविजन हो। बिल्कुल। तो ड्रग्स ओवर द काउंटर मिल जाती हैं इतने इजीली? ड्रग्स का तो highly पता नहीं, specialized- ड्रग्स का तो I पता mean- नहीं, बट दवाइयाँ तो हाँ, आई मीन इतने हाईली स्पेशलाइज्ड हार्मोन्स हाँ, सब कुछ मिल एंड जाता लोगों है की हमारे। ऑडेसिटी देखिए, कि वो यूज़ भी कर रहे हैं। सो मेरे पास कल एक 16-17 साल का लड़का, नहीं 20 एक साल का लड़का था, जो कि एक मेडिकेशन जो कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलनी चाहिए, अपने वेट लॉस के लिए ओज़ेम्पिक? नहीं, फिर? उसने तो खैर लैज़ीलैक्टोन यूज़ किया था, 2 महीने के लिए इस्तेमाल किया। मैं हैरान होता हूँ कि कोई कैसे दवा अपने साथ इस्तेमाल कर सकता है बिना प्रिस्क्रिप्शन के, बट हमारे कंट्री में कंट्रोल्ड मेडिकेशन एक बहुत
हल्के से इस्तेमाल किया गया शब्द है और अभी भी आप आम तौर पर फार्मेसी पे जाएं, आपको ओवर द काउंटर सब कुछ मिल जाएगा। इसके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना फ्रीक्वेंट हैं उस फार्मेसी में, आप कितना जानते हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ पर वो वातावरण नहीं है जहाँ पर हम इसको स्ट्रिक्टली एनफोर्स करते हैं, यानी कि एकदम उस तरीके से एनफोर्स करते हैं कि दवाई सिर्फ़ और सिर्फ़ उस डॉक्टर से, और यहाँ पर भी मैं किसी भी डॉक्टर से नहीं, जिस डॉक्टर का विषय है केवल वो ही वो दवाई लिख सकता है और केवल वो दवा उसी प्रिस्क्रिप्शन से ली जा सकती है, ये फॉलो नहीं किया जाता है। हम आम बात कर लें, वायग्रा एक मेडिकेशन है जो कि केवल और केवल एक यूरोलॉजिस्ट ने इस्तेमाल करनी चाहिए, मेल सेक्सुअल हेल्थ स्पेशलिस्ट ने इस्तेमाल करनी चाहिए और किसी ने नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। इस तरह ब्लड प्रेशर की दवाई एक सिर्फ़ उस फिजिशियन ने इस्तेमाल करनी चाहिए जो कि ब्लड प्रेशर को ट्रीट करता हो। यूरोलॉजिस्ट को ब्लड प्रेशर की दवा नहीं लिखनी चाहिए और इसी तरह फिजिशियन ने वायग्रा नहीं लिखनी चाहिए। ये इतनी सीमा होनी चाहिए जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, बट हमारे यहाँ पर सीमा इससे तो बहुत ही अलग है। हम तो ओवर द काउंटर जाकर ये दवा ले सकते हैं, कोई आम व्यक्ति ले सकता है। तो हम जब उन सीमाओं पर पहुँचेंगे जहाँ पर वही स्पेशलिस्ट की दवा प्रिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट की जाएगी, तब जाकर शायद ये चीज़ें बदलेंगी। अवेयरनेस का इतना गैप क्यों है? बिकॉज़ ये ऐसी चीज़ है ना, किसी को कोई बेडरूम इश्यू हो रहा है या इंटीमेसी इश्यू हो रहा है, वो डॉक्टर से पूछने में इतना एम्बैरेस्ड फ़ील करता है, वो सोचता है यार मैं अपने दोस्त से ही पूछ लूँ। फिर वो दोस्त बोलते हैं या तो वियाग्रा बता देता है या सुहागरा बता देता है। ऐसी मल्टीपल नेम से मिलती है और वो खा के अभी इनफैक्ट एक आर्टिकल भी था, सम टीनेज बॉय डाइड क्योंकि उसने कई सारी खा ली थी, तो पता नहीं उसके नस फट गई, क्या हुआ, कुछ तो हुआ था। 2 मैसेजेस इसमें से, एक ये रिस्की मेडिकेशन नहीं है क्योंकि कहीं न कहीं ये फीलिंग आती है कि ये दवा खा लेंगे तो हमें रिस्क हो जाएगा। इनकी कुछ कंडीशंस हैं जिनमें ये नहीं साथ में ली जानी चाहिए। नाइट्रेट्स एक दवाई है जिसके साथ कोई सिल्डेनाफिल जैसी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। परंतु ये रिस्की नहीं होती हैं। गलत डोज़ में कोई भी दवा रिस्की है और गलत डोज़ में उसका असर बुरा होना एक समझने वाली चीज़ होती है। बट हमारे देश में प्रॉब्लम ये है कि ये ओवर द काउंटर मिलती हैं और ये ओवर द काउंटर कोई भी दवा मिलती हो तो उसका ना जानने पे जो रिस्क हो सकता है वो बिल्कुल एग्ज़िस्ट करेगा। हम कहते हैं हमारा देश कामसूत्र वाला देश है जहाँ पर कि इस किस्म की नॉलेज आम थी और इस किस्म का व्यवहार आम था। हम अब एक दूसरे से ये बात करने में भी झिझकते हैं कि क्या सेक्सुअल हैबिट्स होनी चाहिए, क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए जो कि संबंध बनाने वक़्त लेते हैं। इसलिए यहाँ पर बीमारियाँ भी ज़्यादा होती हैं। क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, कैसे वातावरण में रह सकते हैं, किस प्रकार अगर कोई परेशानी हो तो कैसी हेल्प लेनी चाहिए। हम जानते भी नहीं हैं कि यूरो एंड्रोलॉजिस्ट कौन है, एंड्रोलॉजी डील करने वाला यूरोलॉजिस्ट कौन है। तो क्योंकि ये सब मैसेज नहीं है तो हम फिर ढूँढते हैं, भाई स्कूल में अपने दोस्त को ढूँढते हैं, जिम में अपने फ्रेंड को ढूँढते हैं, ट्रेनर को ढूँढते हैं। इसीलिए ये सवाल वहाँ से आते हैं और या फिर हम सड़क पे पहुँच जाते हैं हकीम वैद्य के पास जो कि कोई जड़ी बूटी दे देगा हमको। हमें वहाँ पहुँचना नहीं है जहाँ पर हमें शर्म आएगी। मुझे ये बताइए कि जो 25 या 30 साल के युवक हैं, जो वियाग्रा खा रहे हैं, डू दे रियली नीड इट? व्हाई शुड अ मेन एट 25 नीड वाइग्रा? सो हम आमतौर पर जब भी कोई सेक्सुअल परेशानी, हम वीकनेस की बात कर रहे हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की बात कर रहे हैं, उसको क्लासिफाई 2 किस्म से करते हैं, यानी कि साइकोजेनिक, यानी कि जहाँ पर ब्रेन का सिग्नल ठीक से नहीं पहुँच रहा, केमिकल रिलीज़ नहीं हो रहे, और ऑर्गेनिक यानी कि खून की जो नसें हैं वो प्रभावित हैं। जहाँ पर साइकोजेनिक की बात करते हैं, आम तौर पर यंग एज में, कम उम्र में ये समस्या ब्रेन से सिग्नल से पहुँचने की होती है। यहाँ पर खून की नसों का उतना असर नहीं होना चाहिए, बट हो सकता है। ऐसा नहीं हम कह सकते कि किसी में नहीं हो सकता। कभी-कभी कम उम्र के लोगों में भी डायबिटीज़ मिलती है, ब्लड प्रेशर मिलता है, हार्ट की बीमारी मिलती है। तो अगर उनके अंदर ऐसा कुछ है, तो वो दवा खा रहे हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं है और कुछ गलत भी नहीं है। बट कुछ बच्चे या कुछ लड़के ये इस नासमझी में करते हैं कि ये हमारी परफ़ॉर्मेंस को और सुधारेगा और हम इससे और बेहतर करेंगे और हम इससे बहुत लाभ लेंगे, ये गलत होता है। सो जहाँ पर परेशानी नहीं है और आप परेशानी ढूँढ रहे हो और उसका इलाज कर रहे हो, तो फिर तो वो गलत ही है। ये केवल इससे नहीं है, केवल सेक्सुअल कंडीशन से नहीं, आपको डायबिटीज़ नहीं है और आप डायबिटीज़ की दवा खाएँगे तो आपको नुकसान होगा ना उसका। वही बात हो गई। तो अगर हम यूथ को समझाना चाहें कि भाई बिना बात के नहीं लेनी चाहिए, आपने कहा इसके कोई नुकसान नहीं है, तो वो अपनी परफॉर्मेंस क्यों नहीं बढ़ाना चाहेंगे? क्योंकि नहीं बढ़ेगी। ओके। नुकसान उसको हल्के साइड इफ़ेक्ट्स महसूस हो सकते हैं, कुछ-कुछ बच्चों को वो भी नहीं महसूस होते, लड़कों को नहीं होते हैं। बट उसको फ़ायदा नहीं होगा, जो उसकी बॉडी है वो ऑप्टिमम परफ़ॉर्मेंस कर रही है। आप किसी चीज़ को ना उसका अगर कोई लाभ हो और कोई आवश्यकता नहीं हो तो आप कहेंगे कि मैं इसको करूँगा, वो आपके किसी फ़ायदे का नहीं है। बहुत सारी चीज़ों में अब आप, आपको ज़रूरत नहीं है बट आप चश्मे पहन रहे हैं, मेरी नज़र और तेज़ हो जाएगी।
सो तो है सो अगर हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन की बात करें जिसके लिए मोस्टली प्रिस्क्राइब्ड होती है, तो कैसे कोई जाने कि मुझे इरेक्टाइल डिसफंक्शन है या नहीं है? जैसे हम एक मॉर्निंग इरेक्शंस को क्राइटेरिया लेते हैं शायद, कि अगर मॉर्निंग इरेक्शंस भी नहीं हो रहे हैं तो प्रोबेबली आपको ईडी है। दिस इज व्हाट गूगल जनरली सेज, आई डोंट नो। मैं फिर गूगल पे पहुंच गया। सो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का डेफिनेशन बहुत अलग है, और इसका लिंक मैस्टरबेशन से भी नहीं है, मॉर्निंग इरेक्शन से भी नहीं है, स्पॉन्टेनियसली प्रोड्यूस्ड इरेक्शन से भी नहीं है। इसका जो डेफिनेशन है वो संबंध बनाने की क्षमता से है। इसलिए सबसे पहले हमें समझना ज़रूरी है कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को जो डिफ़ाइन किया गया है वो इंटरकोर्स अटेम्प्ट के साथ किया गया है और किसी चीज़ के साथ नहीं किया। जब हम पेशेंट को या मरीज़ को ये समझाते हैं तो वो पहले ही हो जाते हैं, क्योंकि 20 साल का लड़का मेरे पास आया, बोला मुझे ईडी है। मैंने बोला क्या आपने कभी संबंध बनाने की कोशिश की? बोलता है नहीं, मैं तो अभी 20 साल का हूं, मैंने कभी नहीं कोशिश की। तो मैं बोलता हूँ फिर आप ईडी क्यों डिफाइन कर रहे हैं उसको? डेफिनेशन नहीं है। डेफिनेशन ये है कि जहाँ पर इनएबिलिटी टू अटेन, यानी कि वो क्षमता ना होना कि जहाँ पर इरेक्शन आए, या सस्टेन यानी कि वो रहे, फॉर सेटिस्फैक्ट्री इंटरकोर्स बिटवीन द कपल, यानी कि उससे जिससे कि दोनों को संतुष्टि मिले, ये इसकी डेफिनेशन है। जहाँ पर ये नहीं हो रहा है, इरेक्शन नहीं आ रही है या इरेक्शन बरकरार नहीं रह रही है या उतने एक्ट तक नहीं जा रही जहाँ पर दोनों के दोनों संतुष्ट हो जाएं, उसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहते हैं। इसी से जुड़ी एक और समस्या है जिसे हम शीघ्र पतन या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन बोलते हैं। ईडी के लिए तो देर आर ड्रग्स, अभी रिसेंटली शायद इनके लिए भी कुछ तो आई है, SSRI टाइप का कुछ कॉम्बिनेशन है। तो हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम ईडी एंड इज़ इट ट्रीटेबल? शीघ्र पतन या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन इरेक्शन प्रॉब्लम से काफ़ी अधिक मात्रा में कॉमन है। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन, हम 1/3 यंग एडल्ट पॉपुलेशन में कहते हैं ये होता है। तो यानी कि लगभग हमारे पास जो मरीज़ आते हैं उनमें से ज़्यादातर जो लोग आते हैं उनकी कंप्लेंट जल्दी डिस्चार्ज की है, और कुछ उसमें से जुड़े होते हैं जिनमें दोनों समस्याएं होती हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको इरेक्शन की प्रॉब्लम होती है। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन 2 प्रकार का होता है। एक वो जो कि जब भी उनने कोशिश की है संबंध बनाने का, उनका जल्दी डिस्चार्ज हुआ है, और एक वो जो कि वैसे तो उनका नॉर्मल था बट अब वातावरण कुछ बदला है, स्ट्रेस आया है, कोई इन्फेक्शन आया, कुछ हुआ है जिससे उनको प्रॉब्लम आई है। जो इसको हम अक्वायर्ड कहते हैं, यानी कि ये पहले से नहीं था, अब ये नया या कुड भी किसी आया है। मेडिकेशन की वजह से भी हो सकता है, वो कोई भी हो दवाई सकता चल है। रही हो, ब्लड थिनर चल रहा हो। वो हो सकता है, कम आम है। यदि ये समस्या है तो आप उस वातावरण को बदल देते हैं और वो चीज़ ठीक हो जाती है। बट जहाँ पर ये प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ पर हम ये समझ रहे हैं कि ये हमेशा से रहा है, तो ये एक शरीर के अंदर के बॉडी क्लॉक का इशू है। ये हमारे शरीर के अंदर 2 केमिकल्स बनते हैं, सेरोटोनिन और डोपामिन। इनके बैलेंस का अंतर है जो कि ये कर रहा है, और इस बैलेंस के अंतर को बदलने के लिए, इस बॉडी क्लॉक को बदलने के लिए या दवा इस्तेमाल करनी होती है या कुछ तरीके इस्तेमाल करने होते हैं ताकि हम उस पे अपना नियंत्रण पा सकें। तो हम कुछ एक्सरसाइजेस सिखाते हैं, कुछ तरीके, कुछ पोजीशंस ऐसा सिखाया जाता है, कुछ एक्सरसाइज संबंध बनाते वक्त जो कि कंट्रोल, नियंत्रण सिखाते हैं, और दवा चलती है। सो हैं तरीके जिससे कि इसको हम ठीक रख सकते हैं। जो हमेशा से रहा है उसको हम ठीक रखते हैं, वो ठीक हो नहीं जाता, ठीक रहता है। जबकि जो पहले नहीं था, अगर अभी रिसेंटली एक्वायर्ड है, यानी कि क्योंकि इन्फेक्शन है या स्ट्रेस आया इसलिए अब शुरू हो गया, तो उसको जैसे हम वातावरण ठीक करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। Majority of women that come to my clinic, they have this complaint कि they don't reach orgasm. सो ऑर्गेज़म वुमेन में तो अपने आप में एक बहुत अलग विषय है, और आम तौर पर अधिकतर 2/3 वुमेन अपने लाइफ में संबंध बनाते वक्त ऑर्गेज़म नहीं पहुंचेंगी। ये हम जब सिखाते हैं कपल्स को, और कपल काउंसलिंग की एक होती है जहाँ पर हम कहते हैं कि ये मर्द की ज़िम्मेदारी है कि ये वुमन को ऑर्गेज़म पहले पहुँचाए, पर्टिकुलरली यदि उसको कोई भी इरेक्शन या डिस्चार्ज, अर्ली डिस्चार्ज की समस्या है, और फिर अपना ऑर्गेज़म पहुँचे, क्योंकि मर्द तो अपना ऑर्गेज़म इजैकुलेशन पहुँच ही जाते हैं, बट ये एक सेटिस्फैक्शन कपल के अंदर रहे तो ये एक ज़िम्मेदारी हम मर्दों को सिखाते हैं, और वो स्टिमुलेशन करके ये ऑर्गेज़म लेडीज़ को पहुँचा सकते हैं। क्योंकि संबंध के वक्त बहुत सारी लेडीज़ ऑर्गेज़म नहीं पहुँचेंगी, उनको जिस समय और लेवल की स्टिमुलेशन की आवश्यकता होती है वो मर्दों से बहुत अलग होती है। वैसे भी हम कहते हैं मर्द सेटिस्फैक्ट्री संबंध की तरफ नहीं, वो उनका एंड पॉइंट ऑर्गेज़म इजैकुलेशन होता है। वुमन के माइंड में बहुत सारी चीज़ें और इमोशनल, फिज़िकल और जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो मर्दों से बहुत ज़्यादा होती हैं। Right. तो a male who is suffering from
either ED या premature ejaculation, as a couple, they can still have an intimate relationship where both the people enjoy the moment together. बिल्कुल होना ही चाहिए। ये संबंध बनाने की जो पूरा वो है एक्सरसाइज़ है या जो भी हम इसको एक प्रक्रिया कहें, उसमें दोनों को संतुष्टि मिलनी चाहिए। यदि दोनों संतुष्ट नहीं हुए तो वो कभी भी एक कंप्लीट एक्ट नहीं होगा। आजकल इंडिया में बहुत बड़ा मार्केट है ऑफ थिंग्स विच क्लेम टू क्योर किसी को भी कोई सेक्सुअल डिस्फंक्शन है तो जिसमें कि शिलाजित, गोक्षुरा, सफ़ेद मूसली, फिर सम वुमेन हैव कंप्लेन कि हस्बैंड इंटरेस्ट नहीं ले रहा इंटीमेसी में, सो देयर आर इंटीमेसी चॉकलेट्स, फिर कोई स्ट्रिप्स हैं जिन्हें आप खा सकते हो, कोई टॉफ़ी हैं, कोई लोशंस हैं, एंड कोई तो हैमर ऑफ थॉर के नाम से कोई क्रीम मिल रही है कि देन इट बिकम्स हार्ड लाइक स्टील। सो ये क्लेम्स कितने जायज़ हैं? प्लस एज अ डॉक्टर आपके ओपीडी में जब पेशेंट्स आते हैं तो ये सब शायद ऐसे भी आते होंगे जो ये सब यूज़ करके आए होते होंगे, हाउ इफेक्टिव आर दे? सो 2-3 किस्म के अलग-अलग प्रोडक्ट्स होते हैं। एक वो जिनके अंदर किसी किस्म का टेस्टोस्टेरोन बूस्टिंग एलिमेंट हो। हम नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स में ट्रिबलिस टेरिस्टिस के जो पदार्थ आते हैं, उनके अंदर समझते हैं कि वो रेज़ करें तो टेस्टोस्टेरोन मैं एनहांस तो नहीं कहूँगा बट मेंटेन होता है। और टेस्टोस्टेरोन को हम लिबिडो के साथ यानी कि जो कि डिज़ायर है, जहाँ पर जैसे आपने कहा लेडीज़ कहते हैं कि इंटरेस्ट नहीं है, सो उस इंटरेस्ट को हम लिबिडो कहते हैं। और हम जानते हैं कि टेस्टोस्टेरोन का लिंक है लिबिडो के साथ। तो जो वो पदार्थ हैं जो कि टेस्टोस्टेरोन को इस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, इनका असर हो सकता है। इसके लिए कई सारे लोग तो टेस्टोस्टेरोन वाली ही दवाइयाँ इस्तेमाल कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं, चूरन वगैरह होते हैं, जिनके अंदर कहीं न कहीं या तो सिल्डेनाफिल डला हुआ होता है, जो कि इरेक्शन बढ़ाएगा। हम जानते हैं कि उसका असर होगा कि इरेक्शन बढ़ाएगा। तो कुछ मात्रा में उनके अंदर सिल्डेनाफिल ही पाया गया है, कुछ के अंदर ऐसे जिसमें टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं कहूँगा कि बिल्कुल असर नहीं होता है, बट मैं हमेशा ये एक्सप्लेन करता हूँ कि आप क्या ले रहे हैं, उसके अंदर क्या पदार्थ है, कितनी मात्रा में है, शरीर पर क्या असर कर रहा है, क्या बुरा असर कर सकता है, ये आपको जानने का पूरा हक है। यदि कोई आपको ये समझा सकता है कि मैं ये दे रहा हूँ जिसके अंदर ये मात्रा है, इसके ये असर होते हैं शरीर पे और इसके ये बुरे असर हो सकते हैं, यदि इस मात्रा से आपने इतनी ज़्यादा मात्रा लिया तो ये हो सकता है, तो वो ठीक है। यदि आप ये नहीं बता सकते हैं, तो फिर आप सोच लीजिए कि आप कोई चीज़ एक किस्म से गैम्बल करके ले रहे हैं और उसमें तो आप ब्लाइंड पे खेल रहे हैं ना। वहाँ आपको क्या पता है कि अंदर क्या है, कितनी मात्रा में है, कितनी मात्रा पे शरीर पे क्या असर करता है, क्या बुरे असर करता है, वो सब चीज़ें तो आप समझ ही नहीं रहे हैं। तो मेरा समझाना इतना ही होता है, आप जो चाहते हैं अपने शरीर के साथ, आपका शरीर है, आपका हक है, आप जो उसके साथ करना चाहें। यदि मैं इसके साथ कोई भी बर्ताव करता तो मैं ये समझ के करता कि हाँ, मुझे पता है मैं क्या ले रहा हूँ, किस मात्रा में ले रहा हूँ, इस मात्रा में मेरे साथ ये हो सकता है और ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ये बहुत साधारण तरीका है समझने के लिए। हाँ, टेस्टोस्टेरोन जिसके साथ बूस्ट होगा उससे डिज़ायर बढ़ेगा। हाँ, यदि उसके अंदर सिल्डेनाफिल वाला पदार्थ होगा तो उससे इरेक्शन आएगा। सो इसी को लेके वो शिलाजित के भी कई ग्रेड्स हैं मार्केट में, स्टार्टिंग फ्रॉम 500 गोइंग अप टू 5000। देखिए, अब मार्केटिंग की तो क्या बात करें, वो तो कुछ भी क्लेम किया जा सकता है। मेडिकली हम किस चीज़ को मानें कि वो चीज़ असरदायक है या नहीं है, वो उतने पे ही आ जाती है। शरीर के ऐसे कौन से हिस्से पे क्या फ़र्क कर रही है वो। यदि वो टेस्टोस्टेरोन बढ़ा रही है, तो उसके अंदर ऐसा क्या पदार्थ है जो कि टेस्टोस्टेरोन बढ़ाएगा और कितनी मात्रा लेने पर कितना बढ़ेगा। यदि आपको ऐसा लग रहा है, क्योंकि हम एक इफ़ेक्ट को प्लेसिबो इफ़ेक्ट कहते हैं, यानी कि आप दवा ले रहे हैं, केवल ये मैसेज बॉडी को कि आप दवा ले रहे हैं Psychologically. आपको अपने आप काफ़ी हद तक ठीक करता है। केवल इसमें नहीं, लोग कैंसर में भी इस्तेमाल करते हैं प्लेसिबो इफ़ेक्ट के लिए। सो आपके शरीर के वातावरण को, आपके दिमाग के वातावरण को ठीक करने में भी आपके बीमारी के ऊपर असर होता है। तो उतनी समझ तक आप ले लें तो ठीक है, बट उससे ज़्यादा आपको फिर मेडिसिन के अंदर देखना ज़रूरी है कि वो वाक़ई ये में तो मैं बेनिफिट दे रहा है कि नहीं। एक्सपीरियंस से पूछ रही हूँ कि शिलाजित काम करती है कि नहीं करती है। सो मैं कोई भी दवा प्रिस्क्राइब नहीं करता हूँ जिसके बारे में मुझे ये नहीं पता है कि उसके अंदर क्या चीज़ कितने पदार्थ में है। इसलिए मैं आपको ये जवाब नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मैं शिलाजीत प्रिस्क्राइब नहीं करता हूँ। Okay, उसमें बट जो उसके प्रैक्टिशनर्स हैं वो उनको ये जवाब उनके पास से आना चाहिए। उसमें सपोजिटली फ्लूविक एसिड या कुछ तो अगेन बहुत सिंपल, मैं उसका जवाब दे दूँ जिसका मुझे ये समझ है कि इसकी इतने मिलीग्राम डोज पे इतना असर है शरीर पे और फिर मैं इस्तेमाल करूँ। राइट। सर एक और क्वेश्चन कि जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, सपोज किसी का मेडिसिन से रिजॉल्व नहीं कर रहा, तो उसके लिए क्या कोई होप है मेडिकल साइंस में? सो आम तौर पर हम ईडी के लिए लाइफस्टाइल चेंजेस, फिर दवाइयाँ
और उसके बाद इंजेक्शंस तक इसको 90% केसेस में ट्रीट कर देते हैं। जहाँ पर ये तीनों के बावजूद भी सक्सेस नहीं मिला हो तो सर्जरी भी है। ईडी एक ऐसी चीज़ है जिसको हम पूरी तरह से ट्रीट कर सकते हैं, पूरी तरह से रिवर्स कर सकते हैं, और जो इसका रिवर्स करने का फिर तरीका है उसको पिनाइल इम्प्लांट या पिनाइल प्रोस्थेसिस सर्जरी कहते हैं, जहाँ पर एक यंत्र को लिंग के अंदर फिट कर दिया जाता है, जो कि 2 किस्म का होता है, एक बटन वाला होता है, एक बिना बटन वाला होता है, और उससे फिर ये जो संबंध बनाने का ये जो प्रक्रिया है वो एकदम नॉर्मल तरीके से विद नॉर्मल ऑर्गेज़म, नॉर्मल इजैकुलेशन फ़ॉलो किया जा सकता है। ओके, तो क्या ये दर्द नहीं करता या हर्टफुल नहीं होता? एक बार यंत्र को अंदर वो करना, एंड क्या हर टाइम पे फिर इरेक्शन रहता है या वो बटन से कंट्रोल होती है इरेक्शन? ये ऑपरेशन एनेस्थीसिया में किया जाता है, इसलिए तब तो खैर पता नहीं चलता है। जब फिट हो जाता है तो वो एडजस्ट करता है हफ्ते के अंदर शरीर के अंदर, जबकि फिर पर्सन कंफर्टेबल हो जाता है। और 2 किस्म का होता है, एक वो जो कि हमेशा इरेक्शन पे रहता है, हमेशा कड़क रहता है, जिसको हम बेंडेबल कहते हैं, यानी कि मोड़ा जा सकता है, और एक वो जो कि बटन से रिस्पॉन्ड करता है, यानी कि जिसको नेचुरल स्टेट को वो फॉलो करता है, नरम हो जाता है जब संबंध नहीं बनाना है, और बटन के ज़रिए सख्त किया जा सकता है जब संबंध बनाना है। ओके, तो इससे किसी तरह का इजैकुलेशन की ट्यूब में ब्लॉकेज होना या बाद में पेन एक्सपीरियंस या बाद में इन्फेक्शन होना, क्योंकि कोई भी जना जो प्रोसीजर के लिए जा रहा है उसको ये होगा ना, मेरे को बाद में इन्फेक्शन तो नहीं हो जाएगा इम्प्लांट से, या क्या रिस्क है, सो यूरिन करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? यूरिन और इजैकुलेशन में तो कोई समस्या नहीं आती है। इन्फेक्शन इसका एक रिस्क है, बट हम इस प्रकार से करते हैं, अब आजकल इन्फेक्शन का रिस्क लगभग शून्य पर पहुंच गया है, क्योंकि बहुत एडवांस्ड हो गई है इसकी टेक्निक। मरीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो, जैसे डायबिटीज़ के मरीज़ आमतौर पर ये समस्या फेस करते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपना शुगर कंट्रोल रखें। वो सिर्फ इसके लिए, ये इम्प्लांट के लिए नहीं है। देखिए, डेंटल इम्प्लांट कराएंगे, घुटने में इम्प्लांट कराएंगे, कहीं भी शरीर में आप फॉरेन बॉडी डालेंगे तो वो एक फॉरेन बॉडी है। यदि आप शरीर के वातावरण को ख़राब कर देंगे तो फॉरेन बॉडी तो फिर रिस्पॉन्ड करेगा ही। तो उसी प्रकार से इम्प्लांट भी एक फॉरेन बॉडी है। यदि आप शरीर के ओवरऑल वातावरण को ख़राब ही रखेंगे तो उसका असर तो आ ही सकता है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो ये रिमूवेबल होता है? जी, ये शरीर से निकाला जा सकता है। यंगेस्ट इम्प्लांट आपने जो करा वो किस एज ग्रुप में था? अनफॉर्चुनेटली जो यंगेस्ट मैंने किया है वो 20 साल की उम्र में किया है, क्योंकि वो लड़का एक ऐसी जगह पर आया था जहाँ पर उसको एक गलत इंजेक्शन लगा दिया गया था। उस इंजेक्शन की वजह से उसके लिंग के मांसपेशियाँ ख़राब हो गईं, और हमें इम्प्लांट डालना पड़ा। जिस एज में उम्र में मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मैं इम्प्लांट करूँ, ऐसी उम्र में डालना पड़ा। आम तौर पर ये इम्प्लांट्स हम 40-50 साल की उम्र के बाद डालते हैं, जब खून की नसें ख़राब हो जाती हैं। ऐसे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स कम होते हैं। ऐसा क्या इंजेक्शन ले लिया उसने? वो डॉक्टर के पास पहुंच गया था क्योंकि उसको ऐसा लगा कि उसको इरेक्शन आने की कंडीशन नहीं हो रही है, और वो डॉक्टर यूरोलॉजिस्ट ना होते हुए फिर भी उसने इलाज करने की कोशिश की उसकी, और उसने तो फट कैसे गई मांसपेशियाँ? फटी नहीं, ख़राब हो गई। खराब कैसे हो, मतलब क्या हुआ उनमें, नेक्रोसिस हो उसको गया? प्रायपिज्म कहते हैं। ओके। प्रायपिज्म यानी कि लिंग में वो इरेक्शन आ जाना, वो कभी नहीं जाती है, तो खून की नसें सूख जाती हैं फिर। ओह! ऐसी भी कोई कंडीशन होती है तो पता ही नहीं होगा बहुत सारे लोगों को। हाँ, प्रायपिज्म परसिस्टेंट इरेक्शन जो कि 6 घंटे के साथ बाद रहे, उसको प्रायपिज्म कहते हैं। आमतौर पर ये बहुत रेयर कंडीशन होती है, बट आइट्रोजेनिक यानी कि इंड्यूस्ड ड्रग बाय इंड्यूस्ड। इंटरवेंशन ये पाई जा सकती है। इसलिए हम बहुत रिजर्व रहते हैं, कंजर्वेटिव रहते हैं, इवन समझाने के लिए कि ऐसी कैसी चीज़ें। आज हमने इंजेक्शंस के बारे में बात नहीं की, क्योंकि मैं चाहता ही नहीं हूँ कि मैं उन चीज़ों के बारे में बात करूँ जिनका फिर गलत इस्तेमाल हो। ये कहीं न कहीं उनने देखा होगा, उन डॉक्टर ने देखा होगा कि इंजेक्शन से भी इरेक्शन का ट्रीटमेंट होता है। अब उस उम्र में नहीं होता है, उस तरीके से नहीं होता है, बट बेचारा जो बच्चा था उसको तो नुकसान हुआ, और हमें उसका फिर राइट। ऐसा इलाज करना पड़ा। तो ये अनफॉर्चुनेट चीज़ें होती हैं। इन चीज़ों से हमें बहुत ज़रूरी है कि मैसेज बचाव का रखना चाहिए, और अगेन ट्रीटमेंट वहीं पे लीजिए जहाँ पर इसका एक्सपर्टीज़ सारे स्थितियों का है। आपको बताने वाले, ट्रीट करने वाले डॉक्टर को उतनी समझ है कि कहाँ ट्रीटमेंट नहीं करना है। ये ज़्यादा ज़रूरी है समझना कि कहाँ ट्रीटमेंट नहीं करना है। मेरे पास 90% लोग जो आते हैं वो मेरी इस समझ से ठीक होकर वापस जाते हैं कि मैं उनका इलाज नहीं कर रहा हूँ, ये नहीं कि उनका इलाज कर रहा हूँ। जैसे आपने अभी ये 20 साल के लड़के का केस बताया, मुझे लगता है नॉलेज से ज़्यादा जो लोगों के साथ रुकता है ना, वो इस तरह की कहानियाँ या एपिसोड्स। तो ऐसा कोई और आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस में कोई केस आया हो जो आपको लगे कि लोगों के लिए, इनफैक्ट मैंने उसे इतनी डिटेल में पूछा भी इसीलिए कि किसी लिए ऐसा हुआ क्यों कि वो 20 साल की उम्र में इस मुसीबत में पहुंचा। तो ऐसा कोई और केस ये जो आपके बहुत पास आया हो? आजकल ज़्यादा आने लगे हैं, बिकॉज़ यंग एज पे इम्प्लांट किए जाने लगे हैं। हम आमतौर पर यंग एज में इम्प्लांट नहीं
सजेस्ट करते हैं। उसका कारण ये है कि इम्प्लांट सर्जरी एक इरिवर्सिबल सर्जरी है। आपने एक बार इम्प्लांट अगर करा दिया तो आप निकाल तो सकते हैं इम्प्लांट को, बट उसके बाद अंदर की मांसपेशियाँ सूख जाती हैं, बिना इम्प्लांट के वो किसी काम का नहीं रहता है। तो इम्प्लांट एक बहुत सोच समझ के साथ, बहुत इस गहराई से समझने के बाद ही किए जाने वाला और करवाए जाने वाला ऑपरेशन है, और ये आजकल बहुत लूज़ली, बहुत कैजुअली किया जा रहा है। ये बहुत हैप्पी सिचुएशन नहीं है, बट जो है सो हमारे लिए ये बहुत आम हो गया है कि हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो इम्प्लांट करा चुके होते हैं और फिर पहचानते हैं कि उनसे गलती हो गई, उनका सिस्टम इतना ख़राब नहीं था और अब निकलवाना चाहते हैं। और अब जब हम निकालने की बात करते हैं तो हम बताते हैं कि जब इम्प्लांट निकलेगा तो अंदर तो मांसपेशियाँ रहेंगी नहीं, तो तुम्हें तो इरेक्शन आएगा नहीं। तो वो उनके लिए फिर बहुत एक समस्या वाली सिचुएशन आ जाती है। तो ठीक है, हर एक एडवांसमेंट के साथ उसका कोई ना कोई रुख ऐसा आता है जहाँ पर हमें ध्यान भी देना होता है। तो बिसाइड्स इम्प्लांट और कोई ऐसा एपिसोड आपके प्रैक्टिस से फर्टिलिटी से जहाँ पे रिलेटेड भी आते हैं ऐसे एपिसोड जहाँ पर कि जो इलाज सही नहीं था। मेरे पास एक रीसेंट एपिसोड था, मेरे पास पेशेंट आया था, माइक्रोटीजे एक सर्जरी होती है जहाँ पर हम स्पर्म अंडकोश से निकाल कर आईवीएफ के लिए इस्तेमाल करते हैं, और उसके लिए पेशेंट भेजा गया था मेरे पास कि मैं माइक्रोटीजे उसकी सर्जरी करूँगा। जब मैंने उसको एग्ज़ामिन किया तो मुझे मिला कि जो उसकी अंडकोश से नसें जाती हैं वीर्याँ कैरी करने वाली, वो ही नहीं थी। जब ऐसा नहीं होता है उसको हम वाज एप्लाज़िया कहते हैं, और जब ऐसा नहीं होता है तो 99% केसेस में अंदर वीर्याँ अच्छी हेल्दी होती हैं, उनका रास्ता ब्लॉक्ड होता है, इसलिए वो बाहर नहीं पहुंच रही हैं। उसमें माइक्रोटीजे की आवश्यकता नहीं होती है, आप सिंपल नीडल प्रोसीजर से स्पर्म ढूंढते हैं और उनसे आईवीएफ कर लेते हैं। तो ये भी एक विचित्र चीज़ थी। ये तकलीफ़ इसलिए हुई थी क्योंकि वो पेशेंट एग्ज़ामिन नहीं किया गया था, मरीज़ को किसी ने एग्ज़ामिन नहीं किया था। तो ये भी एक अनफॉर्चुनेट चीज़ होती है। आजकल क्लिनिकल एग्ज़ामिनेशन पे हम ध्यान नहीं देते, गौर नहीं करते, सारी चीज़ें टेस्टों पे जाते हैं, एमआरआई करा देते हैं, ये करा देते हैं। हमारी जो साइंस है उसका जो जड़ है, जो साइंटिफिक बेसिस है, वो हमारी हिस्ट्री टेकिंग और फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन पर है, क्लिनिकल एग्ज़ामिनेशन पर है। और कहीं न कहीं हम बढ़ते दौर के साथ वो एक वैल्यू को ख़त्म कर रहे हैं, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट है। अब जैसे-जैसे एआई बढ़ रहा है, हमारी एक्चुअल इंटेलिजेंस ख़त्म हो रही है। सो दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ टेकिंग अवे आवर एक्चुअल इंटेलिजेंस, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ है। और कोई और ऐसा केस जहाँ पे इधर-उधर से इलाज करके उसको समस्या बढ़ गई हो? ये तो आम होता है, चाहे मैं आपके लिए तो जिम आम है, बट पेशेंट के लिए तो नया है या सुनने वाले के लिए तो नया है। नहीं, बहुत आम होता है। हम देखते हैं कि पेशेंट टेस्टोस्टेरोन ट्रीटमेंट लेकर आ रहा होता है इनफर्टिलिटी के लिए, जबकि मैंने आपको काफ़ी समझा दिया कि टेस्टोस्टेरोन इनफर्टिलिटी के लिए लगभग ना लेने वाली चीज़ है, स्पर्म को ज़ीरो करेगा। बट बहुत आम हम देखते हैं, इवन डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, वो टेस्ट करते हैं, देखते हैं शरीर में टेस्टोस्टेरोन कम है और वो बाहर से टेस्टोस्टेरोन दे देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। हमें बाहर से वो चीज़ें देनी चाहिए जो ब्रेन को स्टिमुलेट करें कि वो शरीर का नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बनाएँ। तो यहाँ जहाँ पर वो ज्ञान नहीं होता है, जहाँ पर वो नॉलेज नहीं होती है, हमारे पास आम वो पेशेंट्स आते हैं। सो ऐसे ये इन सब चीज़ों के पेशेंट्स को ट्रीट करना, सही ढंग से ट्रीट करना, इसलिए सही जगह पे पहुँचना बहुत ज़रूरी है। आपकी वो 20 साल वाले जो केस था उससे एक और जैसे फ्रैक्चर के भी इंस्टेंसेस होते हैं, वो कब हो जाता है? पेनाइल फ्रैक्चर जिसे हम बोलते हैं। अगर सही तरीके से या संबंध ना बनाया जा रहा हो, या बहुत अग्रेसिव संबंध बनाया जा रहा हो, या यदि लिंग में टेढ़ापन हो और फिर संबंध बना रहे हो, तो फ्रैक्चर हो सकता है। ट्रीटेबल कंडीशन होती है। ये ज़रूरी है कि आप आइडेंटिफाई कर लें, पहचान लें कि ये फ्रैक्चर हुआ है, पहुंच जाएं अपने डॉक्टर के पास और वो उसका इलाज करते हैं। सर्जरी होती है इसमें आमतौर पर मोर देन 90% ऑफ टाइम्स, तो सर्जरी से ये ठीक हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं मास्टरबेशन से भी लिंग में टेढ़ापन आता है। हाउ ट्रू इज़ दैट? यदि कोई चोट महसूस हो या पता चले बहुत अग्रेसिव मास्टरबेशन के वक्त, उस समय भी टेढ़ापन भी आ सकता है, फ्रैक्चर भी हो सकता है, गलत तरीके से यदि और किया कभी जाए। किसी को ऐसा हो ही जाए तो फर्स्ट थिंग दैट दैट पर्सन शुड डू न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाए। तुरंत। थैंक यू, आज आपने बहुत सारे मिथ्स तोड़े फॉर मी ऑल्सो बिसाइड्स द ऑडियंस। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड योर वैल्यूएबल इनसाइट्स। आई होप ये हमारे पेशेंट्स को, हमारे ऑडियंस को बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर, एंड आई होप ये इस डिस्कशन से लोगों को फ़ायदा मिले। Thank you. You know, what stands out after this entire conversation is something very simple. Most of the struggles we spoke about today, whether it's performance, desire, confidence, or connection, they're not just medical issues, they are human experiences. Somewhere between expectation, silence, and misinformation, people are trying to fix real problems in very lonely ways.
through shortcuts, through things they don't fully understand, and often without even talking about it. And maybe that's where the real problem begins. Because the body does speak, sometimes through fatigue, sometimes through the loss of interest, sometimes through difficulty in performance. But if we don't listen, we start looking for quick answers instead of real ones. And the truth is, there is help. There are doctors, counselors, professionals to deal with these concerns every single day without judgment. So maybe the shift we need is not just in treatment, but in mindset. From embarrassment to awareness, from silence to conversation, and from shortcuts to understanding. Because intimacy is not just about performance, it's about connection, comfort, confidence, and seeking help for it. It is not weakness, it's a step towards healthier, more honest life for yourself and your relationship. Thank you for watching Mindful by Dr. Taruna. Namaste.